शांत हो। आज हम लोग देखेंगे क्या क्लास 10th का हिस्ट्री का पचमढ़िया देखेंगे। 5 मार्क्स वाला यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसका आज हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, जो बोलेंगे किताब में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम अपना लैंग्वेज में और सटीक आंसर देंगे। आप लोग को ध्यान से सुनना है और लिख भी लेना है, ठीक है। और इससे पहले 2 नंबरिया सबका दे दिए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो या सिविक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो या आपदा प्रबंधन हो, सबका 2 नंबरिया दे दिए हैं। और साइंस में 2 नंबरिया और 5 नंबरिया दोनों दे दिए हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। और हिंदी और संस्कृत में भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, ठीक है। आज देने जा रहे हैं इतिहास में 5 नंबरिया का आंसर। तो तुम लोग ध्यान से सुनो, सब याद हो जाएगा यहीं पर। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और दोस्त उसको भी बताओ अगल बगल में जो है। चलो करते हैं स्टार्ट। देख यहाँ पर पिछला साल आ चुका है, तुम्हारा अथी के बारे में, गांधी जी के बारे में आ गया है, तो वो सब ना है जो अभी बताने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ ध्यान दे। पहला इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्या है, इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। तुम लोग को पूरा सिलेबस खत्म है, ठीक है ना। पूरा सिलेबस समाप्त हो जाने के बाद, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास 10 का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा सिलेबस समाप्त कर दिए। और सिलेबस समाप्त कराने के बाद ये VVI करवा रहे हैं। VVI ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का हो गया है, ठीक है ना। सोशल साइंस में 2 वीडियो पड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव का, वो 2 को देख लो, सारा ऑब्जेक्टिव उसी से आ जाएगा। और साइंस में फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग 3 वीडियो है, सारा ऑब्जेक्टिव उसी से आ जाएगा। और तुम्हारा हिंदी में 1 ठो अपलोड है, और उसका हिंदी व्याकरण का भी 1 वीडियो अपलोड है, यानी 2 ऑब्जेक्टिव बन गया, 1 ठो किताब वाला, 1 ठो व्याकरण वाला, वो दोनों देख लेना। और संस्कृत में किताब का ऑब्जेक्टिव 1 वीडियो बना हुआ है, और व्याकरण का 2 वीडियो बना है, वो देख लेना। व्याकरण का जरूर देख लेना, व्याकरण में अगर तुम लोग को प्रॉब्लम होता है तो व्याकरण का 2 वीडियो बना हुआ है, वो देख लेने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और सारा क्वेश्चन आंसर ही बन जाएगा, क्योंकि समझा के नियम कानून समझा के हम बताए हैं, ठीक है ना। तो वो सब देख लेना है। मेरा फोटो को क्लिक करो, पहले क्लास, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है। पहले क्लास 9 का मिलेगा, फिर 10 का मिलेगा, 11 12 का मिलेगा। 10 में तुम लोग जाकर देख लो, 10 का सारा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। आज हम देने जा रहे हैं हिस्ट्री का 5 नंबरिया, ठीक है। 5 नंबर के भी आता है, कभी 6 नंबर के भी आ जाता है, तो कभी 4 अंक से भी पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन 5 नंबर ज़्यादा चांस है। चलो यहाँ ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या है, इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को चर्चा करो, यही है ना। तो हम जानते हैं कि इटली के एकीकरण जो है 3 व्यक्ति का अहम योगदान था। कितना व्यक्ति का अहम योगदान था? 3 व्यक्ति। तो वही तीनों को पूछ रहा है कि मेजिनी का क्या योगदान था, गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, काउंट काबूर का क्या योगदान था। देखिए यहाँ पर हम तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे तो ये 5 नंबरिया क्या हो गया। और 2 नंबरिया में क्या पूछ सकता है, 2 नंबरिया में पूछ सकता है कि सिर्फ मेजिनी का योगदान लिखो, तो आराम से लिख सकते हैं। जब इतना पूरा हाथी इतना पढ़ लेंगे तो चूहा इतना ना लिख पाएंगे, समझ आ रहा है तुम लोग को। तो मेजिनी के बारे में पूछ सकता है अलग से, तो 2 नंबरिया में पूछ सकता है। गैरिबाल्डी के बारे में 2 नंबरिया अलग से पूछ सकता है। और काउंट काबूर के बारे में भी 2 नंबरिया अलग से पूछ सकता है। लेकिन हम पढ़ना 5 नंबरिया तो सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बताए थे इटली, क्या बताया तो बता रहे हैं, इटली के एकीकरण में कितना व्यक्ति का योगदान है, तो 3 व्यक्ति है। ऐसे तो 4 व्यक्ति है, लेकिन मैंने 3 के पूछता है। कितना पूछता है? 3 व्यक्ति का अहम योगदान है, ठीक है ना। एक कौन है, मेजिनी। कौन है? मेजिनी, ठीक है। इसका पूरा नाम है जोसेफ मेजिनी। दूसरा का नाम है क्या, काउंट काबूर या गैरिबाल्डी, ठीक है। तो पहले काउंट काबूर तुम लोग को बुक में बोला, तो चलो पहले काउंट काबूर लिख देते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, गैरिबाल्डी। क्या है? गैरिबाल्डी। तो ये तीनों के बारे में तुम लोग को ध्यान से सुनना है, सब याद हो जाएगा, ठीक है। और चौथा एगो राजा होता है सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा होता है। सार्डिनिया पिडमाउंट क्या है, तो इटली का एक मजबूत राज्य है, ठीक है ना। तो उसका एक राजा होता है जिसका नाम है विक्टर इमैनुअल। क्या नाम है? विक्टर इमैनुअल। ये भी मदद करेगा काउंट काबूल को इटली के एकीकरण करने में, ठीक है। तो चलो, तो हम देखेंगे मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी का तो पहले देखते हैं क्या, पहले मेजिनी देखते हैं, उसके बाद काउंट काबूर का देखते हैं, उसके बाद गैरिबाल्डी का देखते हैं, ठीक है ना। तो मेजिनी का योगदान, तो मेजिनी के बारे में जानता है, तुम लोग लिखते चल जाओ, इसको रटना थोड़े है। मेजिनी के बारे में जो जान रहा है उसको लिखना स्टार्ट कर दो, समझ तुम आ गया ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित 3 व्यक्तियों का योगदान था। 3 व्यक्तियों का, उसके बाद देना है 1 नंबर देना है मेजिनी। क्या देना है? मेजिनी देना है। क्या देना है? और लिखना है इटली के एकीकरण में मेजिनी का अहम योगदान था। फिर लिखना है क्या, मेजिनी, यहाँ जो हम बोल रहे हैं मेजिनी क्या था, तो साहित्यकार था, दार्शनिक था, ठीक है ना। और गणतांत्रिक विचारों के समर्थक था, और एक योग यानी कुशल सेनापति था।
पता है ना। पहले लिखेंगे मेजनी कौन था, उसके बाद उसका योगदान लिखेंगे। तो लिखना है मेजनी देना है, उसके बाद लिखना है इटली के एकीकरण में मेजनी का एक अहम योगदान था। मेजनी साहित्यकार, दार्शनिक, गणतांत्रिक विचारों के साथ एक योग्य कुशल सेनापति भी था। तो मेजनी कौन था, तो इतने में लिख देगा। लेकिन यहाँ पर बोला उसका योगदान था, उसका योगदान देखेंगे तो लिखेंगे इटली के एकीकरण करने के लिए मेजनी ने क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन कार्बोनली का सदस्य बना। तो लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्बोनली क्या है, तो क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन है। समझ तो लोग कह रहा है। जैसे भगत सिंह को क्या था, तो क्रांतिकारी था। उसी प्रकार मेजनी भी क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन कार्बोनली का सदस्य बना। किसका एकीकरण करने के लिए, तो इटली के एकीकरण करने के लिए। तो लिखेगा इटली के एकीकरण करने के लिए मेजनी ने क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन कार्बोनली का सदस्य बना। यहाँ देखो इसमें बहुत हाथी इतना लिखा है, कितना बड़ा लिखा है देख लो, पूरा 2 पेज यहीं ले लिया, ठीक है ना। इतना बड़ा लिखेगा तो तुम लोग को कम से कम 3 से 4 पेज लग जाएगा। तो इतना बड़ा हाथी ऐसा नहीं लिखना है। हम जो लैंग्वेज में बता रहे हैं ना, सटीक आंसर बताएंगे और जितना लिखना है उतने ही बताएंगे, ज़्यादा फालतू में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ तुम लोग आ गया। तो पहले क्या बताए थे, पहले लिख रहा है कि मेजनी दे दिए और लिख रहे हैं क्या, मेजनी इटली के एकीकरण में मेजनी का अहम योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का अहम योगदान था। वह साहित्यकार, दार्शनिक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक के साथ साथ एक योग्य कुशल सेनापति भी था। मेजनी इटली के एकीकरण करने के लिए क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन कार्बोनली का सदस्य बना। फिर आगे चलकर इटली के एकीकरण के लिए उसने यंग इटली अरे सबको ऑब्जेक्टिव बनता है ना, वही हम बोल रहे हैं। तो उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना कब किया, 1831 में, ठीक है ना। तो उसने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। लेकिन उसे मेटरनिक बताया था ना, लेकिन उसे मेटरनिक ने देश से निष्कासित कर दिया। देश से कहाँ किया, देश से बाहर, बोला 1 2 3, तो देश से कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। लेकिन पुनः जब मेटरनिक युग समाप्त हुआ, हम जानते हैं कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला, तो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक चला ना। तो लेकिन लिखना है, लेकिन पुनः जब मेटरनिक युग समाप्त हुआ, मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। तो मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ये सब बीच में बता दिए। तो जब मेटरनिक युग समाप्त हुआ, तो पुनः मेजनी इटली आता है और इटली के एकीकरण करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। लेकिन पूरा ना हो पाया, सफल ना हो पाया है, लेकिन वह सफल रहा। इस प्रकार इटली के एकीकरण में मेजनी का अहम योगदान था। इसलिए उसे इटली का मसीहा कहा जाता है या इटली का पैगंबर कहा जाता है। बस ये लिखना है मेजनी के बारे में ज़्यादा थोड़ा लिखना है, जो बोले थे वो लिख देना है। उसके बाद काउंट काबूर के बारे में लिखना शुरू करना है, उसके बाद गैरीबाल्डी के बारे में लिखना शुरू करना है। तो मेजनी के बारे में क्या बोले थे, एक बार और बोल लेते हैं। पहले क्या लिखेगा इटली के एकीकरण में निम्नलिखित 3 व्यक्तियों का अहम योगदान था। 1 नंबर देना है मेजनी, क्या देना है, लिखना है इटली के एकीकरण में मेजनी का अहम योगदान था। वह साहित्यकार, दार्शनिक, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक के साथ साथ एक योग्य कुशल सेनापति भी था। उसने इटली के एकीकरण के लिए क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन कार्बोनली का सदस्य बना तथा बाद में यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। लेकिन मेटरनिक ने उसे देश से निष्कासित कर दिया। लेकिन जब मेटरनिक युग समाप्त हुआ तो पुनः मेजनी इटली आया और इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। इस प्रकार इटली के एकीकरण में मेजनी का अहम योगदान था। इसलिए मेजनी को इटली का मसीहा या इटली का पैगंबर कहा जाता है। समझ तो आ गया। सर्वप्रथम मेजनी शुरू किया था। अब लिखना है किसके बारे में, काउंट काबूल। मेजनी के बारे में देख लिया ना। मेजनी के बारे में अगर 2 नंबरिया में भी आएगा तो आराम से लिख दे, 5 नंबरिया में आएगा तो तीनों अलग से पूछेगा। 2 नंबरिया में भी आएगा मेजनी कौन था, तो लिख देना मेजनी कौन था, लिख देना मेजनी साहित्यकार, दार्शनिक,
एवं गणतांत्रिक विचारों के समर्थक के साथ साथ एक योग कुशल सेनापति था। यही सब लिखना है। तो 2 नंबरिया में भी आएगा तो लिख देगा, या पूछेगा मेजनी के योगदान लिखो, तो जो पूरा बताया थे पूरा लिखना है, तो 2 नंबरिया में भी आएगा लिख देगा। 5 नंबरिया जो पढ़े 2 नंबरिया नहीं लिख पाएंगे। फिर आता है काउंट काबुल। क्या होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पिछला साल ना आया है, ठीक है ना। हमको लगता है ये वाला इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण, इससे दोनों में से वो बन जाएगा, या रूसी क्रांति कारण, ठीक है ना। ये तीनों बताएंगे जो मैंने बता रहा हूँ शुरू, वही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबरिया तो उससे बनना ही है, कहाँ जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो उससे बनवे करेगा, ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनेगा और 2 नंबरिया भी बनेगा। और 5 नंबरिया नहीं बना तो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया बनना फिक्स है। अब देखेंगे काउंट काबुल। क्या देखेंगे, काउंट काबुल के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो काउंट काबुल कौन था, तो देखिए यहाँ पर काउंट काबुल जो था, काउंट काबुल के बारे में अब लिखना है। क्या लिखना है, तो काउंट काबुल जो था एक कूटनीतिक था। क्या था, कूटनीति मतलब समझ रहा है, कूटनीतिक हम उसको बोलते हैं जो एक देश से दूसरा देश से संधि कर लेता है, तो उससे क्या करता है, गुप्त संधि कर लेता है और दोस्त बना लेता है। जब लड़ा होता है तो दोस्त क्या करता है, साथ देता है। क्या देता है, साथ। सब देश कूटनीतिक करता है, ठीक है ना। एक देश से दूसरा देश से दोस्ती करता है और जब काम पड़ता है तो दोस्तों क्या करता है, साथ देता है, ठीक है ना। मोदी भी क्या कूटनीतिक है, ठीक है ना। इस प्रकार क्या बोलेंगे कि काउंट काबुल, काउंट काबुल कूटनीतिक के साथ साथ एक सफल राष्ट्रवादी था। कूटनीतिक के साथ साथ एक राष्ट्रवादी भी था, यानी राष्ट्र के समर्थन करने वाला। तो क्या बोलेंगे, काउंट काबुल कूटनीतिक के साथ साथ राष्ट्रवादी भी था, राष्ट्रवादी भी था। उसने, किसने, काउंट काबुल ने, काउंट काबुल ने इटली के एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण के लिए वह 3 बातों को मुख्य मानता था। 3 बातों को मुख्य मानता था। पहला क्या मानता था कि इटली का एकीकरण करेंगे तो इटली का एकीकरण करने के लिए किसी के साथ चाहिए, किसी के साथ। और कौन तो इटली में देखा था कौन राज्य मजबूत थे। इटली में एगो मेन राज्य था सार्डिनिया पिडमाउंट। क्या था, सार्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है ना। जैसे भारत में 28 आया ना तो मजबूत बोलेंगे तो मुंबई को मजबूत हो जाएगा ना, आ जाएगा महाराष्ट्र में मजबूत हो जाएगा। उसी प्रकार इटली में एक था मजबूत राज्य था सार्डिनिया पिडमाउंट। क्या था, सार्डिनिया पिडमाउंट, समझ आ रहा है ना। और यहीं के राजा था कौन, विक्टर इमैनुअल। कौन था, विक्टर इमैनुअल भी चाहता था कि पूरा इटली क्या एक हो जाए, क्या हो जाए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं रहे, अलग अलग टुकड़ा में नहीं रहे। तो वो तो इटली थी, तो मेजनी का थी, काउंट काबुल जो दिमाग लगाया कि सार्डिनिया पिडमाउंट तो मजबूत है, तो इसी के सहायता से इटली का एकीकरण करना है, क्योंकि मजबूत है तो जिसके पास जाएगा उससे वो डर जाएगा ना। तो पहला क्या था, सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना है, इटली का एकीकरण करना है। फिर मेजनी काउंट काबुल जानता था कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रेलिया को लतिया के भगाना पड़ेगा, क्योंकि बता रहे तुम लोग को इटली और जर्मनी दोनों पर किसका आधिपत्य था, तो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य, बताए थे ना। ये ऑस्ट्रिया बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो, समझ आ रहा है ना। तो ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रिया का प्रभाव है किस पर, इटली पर है, उस पर आधिपत्य है किस पर, इटली पर है। तो काउंट काबुल चाहेगा कि ऑस्ट्रिया पहले इसको लतिया के भगा, क्या कर, यानी ऑस्ट्रिया यहाँ इटली को दूसरा चाहेगा क्या, इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त करें। यानी इटली को जब तक ऑस्ट्रिया से मुक्त नहीं करेंगे तब तक इसको एकीकरण नहीं कर सकते हैं। यानी ऑस्ट्रिया को पहले लतिया के भगाना पड़ेगा, समझ रहा है। तो इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराना है, इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराना। अब मुक्त कैसे होगा, ऐसे नहीं कि आसानी भाग जाएगा क्योंकि मजबूत है। अरे को तुम पर कब्जा कर ले तो कैसे कब्जा कर ले, वो मजबूत है तब कब्जा कर ले। तो अब मजबूत को तुमको भगाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको भगाने के लिए हमको किसी की सहायता लेना पड़ेगा। अकेले जाकर नहीं फरिया लेंगे, जो तुम नाक मुँह चुरा जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको लेना पड़ेगा विदेशी सहायता। क्या लेना पड़ेगा, तो फिर जानता था तीसरा चीज़ हमको क्या करना पड़ेगा, तो ऑस्ट्रिया को भगाने के लिए, ऑस्ट्रिया को भगाने के लिए हमको लेना पड़ेगा विदेशी सहायता। क्या लेना पड़ेगा, ऑस्ट्रिया को भगाने के लिए विदेशी सहायता लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, विदेशी सहायता लेना पड़ेगा। और ये लेता है फ्रांस के साथ, किसका लेता है, लेना पड़ेगा। समझ तो क्या गया। तो ये 3 चीज़ लिखना है। क्या लिखना है, पहले लिखना है काउंट काबुल। क्या लिखना है काउंट इटली के एकीकरण में काउंट काबुल का अहम योगदान था। वह एक वह कूटनीतिक के साथ साथ राष्ट्रवादी भी था। काउंट काबुल जानता था यदि हमको इटली का एकीकरण करना है तो 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना है। पहला क्या बात है, सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना है। दूसरा में लिखना है क्या, इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त करना है, इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त करना है। और तीसरा बात क्या था, तीसरा बात जानता था काउंट काबुल कि क्या, कि
इटली के एकीकरण के लिए, इटली को एकीकरण के लिए हमें विदेशी सहायता भी प्राप्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भगाना है। ऑस्ट्रेलिया क्या करना है? तो विदेशी सहायता भी लेना पड़ेगा। इस प्रकार तीनों बात को ध्यान रखते हुए काउंट काबुल ने इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी रहा। वह सफल भी रहा। और फिर अंत में जाकर काउंट काबुल ने विक्टर इमैनुअल को इटली का शासक बना दिया। समझ आ गया? ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, जितना बड़ा यहाँ इसमें लिखा है, इसमें पूरे कहानी लिख दिया। इतना बड़ा नहीं लिखना, समझ तो आ गया। अगला अब लिखना है गैरिबाल्डी बारे में। क्या लिखना है? गैरिबाल्डी के बारे में तो लिखना है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का भी अहम योगदान था। समझ आ गया ना? अब क्या लिखना है गैरिबाल्डी बारे में? तो गैरिबाल्डी चाहता यहाँ ध्यान दे, जो पूछ रहे हो ध्यान दें। यहाँ थोड़े पूछ रहा है कौन था गदा कह के, यहाँ योगदान पूछ रहा है तो लिखेगा कौन था। योगदान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? योगदान। तो लिखना है गैरिबाल्डी, यहाँ ध्यान दे, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का अहम योगदान था। गैरिबाल्डी इटली का एकीकरण सशस्त्र क्रांति तो समझ रहा है, हथियार के बल पर, ठीक है ना? तो गैरिबाल्डी इटली का एकीकरण सशस्त्र क्रांति के बल पर करना चाहता था। इसलिए उसने लाल कुर्ती बताए थे ना, लाल कुर्ती सेना का गठन किया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। इस प्रकार गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली बताए थे ना, ऊपर में उत्तरी इटली तो नीचे है दक्षिणी। इस प्रकार गैरिबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के बल पर दक्षिणी इटली का एकीकरण करवा दिया। और उसे बाद में विक्टर इमैनुअल को सौंपते हुए एक साधारण सा जीवन जीने लगा, किसान का जीवन जीने लगा। इस प्रकार गैरिबाल्डी का भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। समझ तो आ गया? बस इतने लिखना है, एक दो बार सुनना है। तुम लोग को हम बताए थे इसमें 2 नंबरिया जब बता रहे थे उसमें भी तीनों के बारे में बताए थे। अब 5 नंबरिया पूछा तो उसे सबको मिला दिए, क्या किए? समझ तो लोग आ गया ना? इतने जितना बोले इतने लिखेगा तो तुम लोग एक पेज से बड़ा हो जाएगा, और इतना जितना किताब दे इतना लिखेगा तो पगला जाएगा। समझ आ गया ना? समझ आया तुम लोग को? तो पूछेगा तीनों को एकदम बता देगा ना? क्या बताए थे? जल्दी जल्दी बोल लेते पूरा शुरू से। क्या बताए थे? ये थी मेजनी, काउंट काबुल तथा गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण में योगदान है। यार बोला था इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबुल, गैरिबाल्डी का क्या योगदान थे? तो बताए थे इटली के एकीकरण में लिखना है, इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति मेजनी, काउंट काबुल, गैरिबाल्डी का अहम योगदान था। अब पहला व्यक्ति देना है, दे देना है, ठीक है? पहला व्यक्ति देना है मेजनी। क्या देना है? मेजनी। और मेजनी के बारे में देते हुए लिखना शुरू कर देना है। लिखना है इटली के एकीकरण में मेजनी का अहम योगदान था। यह एक साहित्यकार, दार्शनिक तथा गणतांत्रिक विचारों के समर्थक, ठीक है ना? यह एक साहित्यकार, दार्शनिक, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक के साथ साथ एक कुशल सेनापति भी था। फिर लिखना है मेजनी इटली के एकीकरण के लिए क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन कार्बोनेली का सदस्य भी बना। फिर आगे चल के इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना भी किया, जिससे मेटरनिक घबराकर इसे देश से निष्कासित कर दिया। लेकिन जब मेटरनिक युग समाप्त हुआ तो पुनः मेजनी इटली आया और इटली के एकीकरण करने का प्रयास इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया। इस प्रकार मेजनी असफल तो रहा, लेकिन इटली के एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया, मतलब रास्ता दिखा दिया कैसे एकीकरण करना है। इटली के एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार मेजनी को इटली का मसीहा या इटली का पैगंबर कहा जाता है। समझ तो लगा? इटली मेजनी बारे में बोल दिए हैं। और लिखना काउंट काबुल। क्या लिखना है? तो काउंट काबुल एक सफल कूटनीतिक एवं दार्शनिक था। काउंट काबुल एक सफल कूटनीतिक एवं दार्शनिक था। काउंट काबुल जानता था कि यदि हमको इटली का एकीकरण करना है तो हमें 3 बात पर ध्यान देना होगा। पहला क्या लिखना है? निम्नलिखित 3 बात पर ध्यान देना होगा। और फिर लिखना है, देखो तो जब तुम लोग कारण में लिखते हैं तो इस तरह रोमन अंक दे के लिखना। समझ आ गया ना?
इन्हें कि 1 लिखना, 2 लिखना है तो क्वेश्चन बन जाएगा। समझ तुम लोग आया? रोमन अंक देख के लिखना है। क्या लिखना है? रोमन अंक। निम्नलिखित जब भी लिखते हैं तो रोमन अंक देख के लिखते हैं, या ना रोमन अंक नहीं देगा तो को देख के लिखना है। क्या लिख के देना? को देख के लिखना है। समझ आ गया ना? समझ आ गया रे? निम्नलिखित जब भी देगा तो निम्नलिखित के बाद जो अंक लिखते हैं वो रोमन अंक या को देख के लिखते हैं। रोमन अच्छा रहेगा। समझ आ गया ना? तो क्या लिखेंगे? काउंट काबूर के बारे में लिख रहे थे, तो बोल रहे थे कि काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। वह जानता था कि अगर हमको इटली का एकीकरण करना है तो हमें निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान देना होगा। नंबर एक, सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना है। सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना है। नंबर दो, इटली के एकीकरण के लिए इटली के एकीकरण के लिए इटली को ऑस्ट्रिया के आधिपत्य से मुक्त कराना होगा। और नंबर तीन, इटली के एकीकरण के लिए तथा ऑस्ट्रिया को बाहर भगाने के लिए हमें विदेशी सहायता भी लेना पड़ेगा। इस तरह ये तीनों बात को ध्यान रखते हुए काउंट काबुल ने इटली का एकीकरण कर दिया। समझ तुम लोग आ गया? अब लिखना है गरीबाल्डी बारे में। क्या लिखना है? गरीबाल्डी के बारे में लिखना है कि गरीबाल्डी इटली के एकीकरण में गरीबाल्डी का भी अहम योगदान था। ठीक है? उसके बाद लिखना है क्या? गरीबाल्डी इटली का एकीकरण सशस्त्र क्रांति के बल पर करना चाहता था। इसलिए उसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया और उसी के मदद से सशस्त्र क्रांति के मदद से दक्षिणी इटली का एकीकरण कर दिया और उसे काउंट काबूर को सौंप दिया। काउंट काबूर को सौंपते हुए काउंट काबूर फिर विक्टर इमैनुअल को सौंप देगा। समझ आ गया ना? क्योंकि राजा मेन वही है ना। तो काउंट काबूर को सौंपते हुए एक साधारण किसान के भांति जिंदगी जीने लगा। इस प्रकार इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, गरीबाल्डी तीनों का अहम योगदान था। समझ तुम लोग आ गया? इतना हम इसलिए बोले कि तुम लोग को याद हो जाए। चलो अगला जो क्या है वो क्या है? देखो अगला है जर्मनी के एकीकरण। ठीक है? ये दोनों में से हमको लगता है आना फिक्स है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान। क्या बोल रहा है? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यही है ना? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के भूमिका का वर्णन करें। अब देखें यहाँ पे जितना तुम लोग को बताया है, डिटेल से बताया है ना, इससे 2 नंबरिया भी आएगा तो बना लेना, और जट्टी भी बहुत आ जाएगा बन जाएगा, और 5 नंबरिया भी आएगा तो बन जाना चाहिए। तो उठा पटकेंगे। समझ आ गया ना? और तुम लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे अगर अच्छा लग रहा है तो, और जो अच्छा नहीं लग रहा है टिकवेन करेगा चैनल पर। चलिए जान दे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। देखिए आप हम बताए थे क्या कि जिस प्रकार इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था ना, लेकिन जर्मनी के एकीकरण में एक व्यक्ति का योगदान था जिसका नाम था बिस्मार्क। क्या था? बिस्मार्क। याद रखना डायरेक्ट। क्या? बिस्मार्क। इसमें खाली बिस्मार्क के बारे में पढ़ना है, इसमें तीनों बारे में पढ़े इसलिए बड़ा हुआ ना हुआ, लेकिन इसमें क्या बोलना है? खाली बिस्मार्क के बारे में। और याद रखना इटली एवं जर्मनी दोनों का एकीकरण, इटली यहाँ जर्मनी और यहाँ पर इटली दोनों का एकीकरण 1871 में हुआ। पूछेगा तो, लेकिन पूछता जा रहा है जर्मनी के बारे में कि जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। कौन संधि के द्वारा हुआ था? फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा हुआ। कौन युद्ध के फलस्वरूप हुआ था? सेडान के युद्ध के फलस्वरूप हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट के संधि कब हुआ? 1871 में हुआ था। अब ये सब इसमें चर्चा करेंगे। समझ आ गया ना? तो बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। लिखना है क्या? जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था। किसका था? बिस्मार्क का था। वह सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत सबसे बड़ा कूटनीतिक यह था। कौन? बिस्मार्क। कौन था? यानी कैसे से देखो सब देश को पराजित करेगा। बहुत अच्छा कहानी है, सब ऐसे याद हो जाएगी। बहुत अच्छा कहानी है जर्मनी के एकीकरण कैसे होगा, सबसे मस्त कहानी है, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का है। वह सुधार एवं कूटनीति यानी सुधार करते हुए कूटनीति मतलब दोस्ती किसी से कर लो और फिर दोस्त बना लो, फिर दोस्त का डेंगा दो और ठीक है उसको पराजित कर दो।
ठीक है ना। तो वह सुधार एवं कूटनीतिक के युद्ध के माध्यम से, किसके माध्यम से, युद्ध के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। इसलिए उसने रक्त एवं लोक की नीति अपनाया। जब युद्ध करेंगे तो रक्त बहबे करेगा, तलवार उठाना पड़बे करेगा, ठीक है ना। तो रक्त एवं लोक की नीति अपनाया। लेकिन इटली का तलवार के पूछेगा तो गैरिबाल्डी, क्योंकि इटली में लोहा कौन उठाया था, ये गैरिबाल्डी उठाया था। तो इटली की तलवार पूछा तो गैरिबाल्डी बोला, समझ आ गया ना। तो क्या बोले थे, फिर से सुन लो, बोले थे क्या, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था। उसने सुधार एवं कूटनीतिक के अंतर्गत, तुम लोग ध्यान से सुन रहे हैं, उसने सुधार एवं कूटनीतिक के अंतर्गत एवं युद्ध के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। इसलिए उसने रक्त एवं लोक की नीति अपनाया। रक्त एवं लोक के नीति को अपनाते हुए अभी बताए थे क्या कि इटली का एकीकरण करना था। तो मजबूत राज्य कौन था, साल्डिनिया पिडमाउंट था। उसी प्रकार जर्मनी 300 भाग में टूटा हुआ था, 300 को एक करना था, समझ रहा है, 300 भाग में टूटल है और 300 में अलग अलग राजा है, तो सबको एक करना है। सबको क्या करना है, एक। तो सबसे मजबूत उसमें जो है राज्य वह पर्सा, क्या है, तो पर्सा से मदद लेगा, समझ आ गया ना। जो सबसे मजबूत राज्य है वो क्या है, पर्सा। इटली में सबसे मजबूत कौन था, साल्डिनिया पिडमाउंट। उसी प्रकार जर्मनी में सबसे मजबूत कौन है, पर्सा। कौन है, पर्सा देश ना है, पर्सा एक जर्मनी का राज्य है, प्रांत है, समझ आ गया ना। तो उसने रक्त एवं लोक का नीति अपनाया। रक्त एवं लोक के नीति को अपनाते हुए पर्सा के मदद से जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। क्या बोलना, समझ आ गया, क्या बोलना है, पहले हम फिर से बोल लेते हैं। बोलना है क्या कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। वह जर्मनी का एकीकरण सुधार एवं कूटनीतिक के अंतर्गत के साथ साथ युद्ध के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। इसलिए उसने रक्त एवं लोक का नीति अपनाया एवं पर्सा के मदद से, क्योंकि पर्सा सबसे मजबूत प्रांत था, सबसे मजबूत राज्य था, तो पर्सा के मदद से जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया। बिस्मार्क जानता था कि अगर हमें जर्मनी का एकीकरण करना है तो 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रकार काउंट काबुल 3 बार पर ध्यान दिया था ना, उस प्रकार बिस्मार्क जानता था कि अगर हमें जर्मनी का एकीकरण करना है तो 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो लिखना है, पहला बात क्या है, तो पहला बात क्या होगा, सिंपल बात है, पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। जैसे बोला था काउंट काबुल क्या बोला था कि साल्डिनिया के पिडमाउंट के नेतृत्व में होगा। तो उसी प्रकार बिस्मार्क जानता था कि पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना, जर्मनी का एकीकरण करना है। और जब पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करेंगे तो पर्सा को मजबूत राज्य बनाना पड़ेगा, पर्सा क्या बनाना पड़ेगा, पर्सा को मजबूत राज्य बनाना पड़ेगा, दूसरा जानता था ही क्या, तो हम बताए थे, तुम लोग क्या बताए थे कि इटली हो या जर्मनी हो, दोनों के एकीकरण में जो बाधा था क्या था, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर इटली से लत्या के भगाए थे, ऑस्ट्रिया को भगाए थे ना। उसी प्रकार जर्मनी से भी लत्या के भगाना पड़ेगा ऑस्ट्रिया को, क्योंकि ऑस्ट्रिया ना चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, इटली का एकीकरण हो। दूसरा क्या करेगा, तो जर्मनी से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना, ठीक है, समझ तो आ गया। और तीसरा क्या चाहता था, क्या कि जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, समझ तुमको आ गया। तो 3 बात, वहाँ भी 3 बात था, यहाँ भी 3 बात था। यहाँ पर क्या था, 3 बात था, तो लिखना है कि बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 बातों पर ध्यान दिया। पहला क्या, पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना है, इसलिए पर्सा को शक्तिशाली राज्य बनाना है। दूसरा, जर्मनी से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना है। तीसरा बात, जब एकीकरण हो जाएगा तो जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। इसके लिए अब देखो ये सब 3 कारण लिख दिए ना। अब लिखना है इसके लिए बिस्मार्क को 3 युद्ध लड़ना पड़ा। कितना युद्ध लड़ना पड़ा, इसके लिए बिस्मार्क को 3 युद्ध लड़ना पड़ा। 3 लिखना है, निम्नलिखित 3 युद्ध लड़ना पड़ा। निम्नलिखित, समझ गया ना, निम्नलिखित 3 युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है। पहला युद्ध लिखना है क्या, पहला युद्ध लिखना है
पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के बीच। किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पहला लिखना है क्या? पहला युद्ध लिखना है ऑस्ट्रिया। क्या लिखना है? ऑस्ट्रिया पर्सा एक हो गया, ऑस्ट्रिया प्लस पर्सा और डेनमार्क की युद्ध, डेनमार्क के युद्ध पहला क्या हुआ? इसमें लिखना है क्या लिखना है कि बिस्मार्क कूटनीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर लिया। ऑस्ट्रिया से बोला कि ऑस्ट्रिया तो इस पर अधिकार कर ले है, लेकिन देखा ऑस्ट्रिया से फंसा लिया। ऑस्ट्रिया क्या किया? ऑस्ट्रिया को फंसा लिया कि हम दोनों दोस्ती कर लिए और डेनमार्क जीत लेना है, और ठीक है ना, आधा हिस्सा हम तुमको दे देंगे, आधा हिस्सा हम ले लेंगे। तो ऑस्ट्रिया खुश हो गया कि कम से कम आधा हिस्सा तो मिलेगा। तो खुश होकर क्या किया? ऑस्ट्रिया जो है पर्सा के साथ दे दिया। पर्सा क्या किया? साथ दे दिया। और ऑस्ट्रिया और पर्सा मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। डेनमार्क को पराजित कर दिया और फिर इसका हिस्सा जो है ऑस्ट्रिया और पर्सा बांट लिया। ऑस्ट्रिया पर्सा बांट लिया। अब बोला था डेनमार्क भी, तो मतलब डेनमार्क भी बांधा था इसका एकीकरण में, तो डेनमार्क को निपटा दिया। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा अभी दोस्ती कर लिया पर्सा किससे? दोस्ती कर लिया है अब जाके किससे? तो फ्रांस से। किससे कर लिया? फ्रांस से दोस्ती कर लिया। यहाँ पर पर्सा दोस्ती किया था किससे? ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर लिया था और डेनमार्क को लतिया दिया था ना। अब क्या करता है फ्रांस जो है, पर्सा जो है यानी बिस्मार्क जो है फ्रांस से दोस्ती करता है, फ्रांस से दोस्ती कर लेता है, ठीक है ना। और अबरी क्या करेगा? फ्रांस से दोस्ती करके ऑस्ट्रिया को लतिया देगा। ऑस्ट्रिया क्या करेगा? ऑस्ट्रिया क्या लतिया दिया? क्या किया? यानी अबरी जो है, अबरी कूटनीति के अंतर्गत बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क बोले तो पर्सा का नेतृत्व कर रहा था, तो बिस्मार्क जो है फ्रांस से दोस्ती कर किसको? तो ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। अब जर्मनी का ऑस्ट्रिया भी खत्म हो गया ना, लेकिन जर्मनी के कुछ भाग पर किसका अधिकार था? फ्रांस का भी अधिकार था। तो अब क्या करेगा? फ्रांस को पटकेगा। किसको पटकेगा? अब जो है पर्सा मजबूत हो गया। क्या हो गया? क्योंकि पहला काम यही था कि पर्सा को मजबूत करना। पहले इसको हराया था, फिर इसको हरा दिया। अब पर्सा अपने खुद मजबूत हो गया, बहुत पैसा हो गया, तो पर्सा अपने खुद मजबूत हो गया ना, हो गया। अब क्या करेगा? पर्सा जो है जाके फ्रांस को देगा पराजित कर। क्या करेगा? फ्रांस को देगा पराजित करेगा, दोस्ती टूट लो, ठीक है। अब फ्रांस को क्या करेगा? पराजित करेगा। इस प्रकार 3 युद्ध लड़ेगा। कितना युद्ध लड़ेगा? और जर्मनी का एकीकरण कर देगा। समय तुम लोग आ गया तुम लोग को। और जब फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध होता है उसी को बोलते हैं सेडोवा का युद्ध। क्या बोलते हैं? सॉरी यहाँ ध्यान दे। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के जो बीच युद्ध हुआ, जिससे पर्सा साथ दे रहा था फ्रांस को, ठीक है ना, उस युद्ध को बोलते हैं सेडोवा का युद्ध। क्या बोलते हैं? और ये हुआ था 1866 में। और जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ उसको बोलते हैं सेडान के युद्ध। क्या बोलते हैं? सेडान का युद्ध, जो 1870 में हुआ था। और सेडान युद्ध के फलस्वरूप ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और उसके बाद दोनों देश के बीच संधि होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में, और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। समझ तुम लोग आ गया? तो लिख देगा। इसके बारे में कैसे लिखना है सुन। तो क्या लिखना है? अब बोल रहा है यहाँ पर क्या? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका का वर्णन करे, यही बोल रहा है। हाँ, उसके बाद चले यहाँ पे क्या लिखना है। अब हम जो बोल रहे हो सुन, इसको कहानी समझा दिए ना। क्या लिखना है? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। तो लिखना है जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था। सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था। बिस्मार्क का था। वह बिस्मार्क जो था वह सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। इसलिए वह युद्ध के साथ लिया। किसका साथ लिया? तो लिखना है वह सुधार एवं कूटनीति के साथ साथ युद्ध के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। इसलिए उसने रक्त एवं लोक का नीति अपनाया था। और साथ ही साथ पर्सा के नेतृत्व में, क्योंकि वह पर्सा का चांसलर था, बिस्मार्क क्या था? पर्सा के चांसलर बोलते प्रधानमंत्री, ठीक है ना। साथ ही साथ पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। बिस्मार्क जानता था कि यदि हमको जर्मनी का एकीकरण करना है तो हमें मुख्य 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्या? पहला, पर्सा को एक मजबूत
परसा को एक शक्तिशाली यानी एक मजबूत राज्य बनाकर परसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना। दूसरा बात क्या था? दूसरा बात था यहाँ पर कि जर्मनी से ऑस्ट्रिया को लतिया के निकालना। तुम लतिया के नहीं ले देना, यानी लिखना है जर्मनी से ऑस्ट्रिया को बाहर करना। और तीसरा, जब बाहर हो जाए तो जर्मनी को एक शक्तिशाली राज्य बनाना, जर्मनी को शक्तिशाली राज्य नहीं, देश बनाना, ठीक है ना। इसके लिए यानी जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क को 3 युद्ध लड़ना पड़ता है। पहला युद्ध क्या होगा? लिखना है पहला युद्ध। क्या लिखना है? पहला युद्ध लिखना है। इसमें परसा यानी बिस्मार्क का नेतृत्व कर रहा है। परसा का नेतृत्व कौन कर रहा है? बिस्मार्क। इसमें परसा ऑस्ट्रिया से दोस्ती करते हुए, ऑस्ट्रिया से संधि करते हुए डेनमार्क को पराजित कर देता है, ठीक है ना। और अब डेनमार्क को पराजित होने के बाद जर्मनी का मुख्य शत्रु ऑस्ट्रिया बचा। कौन बचा? ऑस्ट्रिया बचा। तो अब यहाँ बिस्मार्क ने फ्रांस से संधि करते हुए सेडोवा का युद्ध में 1866 ईस्वी में फ्रांस को ऑस्ट्रिया को भी पराजित कर देता है। इस प्रकार अब जर्मनी का अंतिम शत्रु फ्रांस बचा। कौन बचा? फ्रांस बचा। अब परसा खुद मजबूत हो गया। क्या खुद मजबूत हो गया ना। अब परसा यानी बिस्मार्क, ठीक है ना। अब बिस्मार्क 1870 ईस्वी में सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर दिया। इस प्रकार बिस्मार्क ने कूटनीतिक के अंतर्गत जर्मनी का एकीकरण कर दिया। जर्मनी का एक सफल एकीकरण कर दिया। समझ तो आ गया? बस यही लिखना है। और लास्ट में कौन चुका? फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ, ठीक है ना। सेडान युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ? तो फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत और अंत में फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ। समझ तो आ गया? याद हुआ रे? चलो अगला देख क्या है। पहला तुम लोग को मेन है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। ये जो दोनों जो बताए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। समझ आ गया ना? क्योंकि पिछला साल ना आया है तो इस साल आने का संभावना है। ये तीनों जो बता रहे हैं पिछला साल ना आया है, ठीक है ना। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। क्या बोल रहा है रे? देखें यहाँ पर। चल पहले इसको मिटा रहा। चलिए यहाँ ध्यान दे। अगला क्या है? रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। यही है ना। तुम लोग को पूरा सिलेबस खत्म है। जो VVI है उसका हम आप डिस्कशन करवा रहे हैं। चाहे VVI ऑब्जेक्टिव सब करवा चुके हैं, ठीक है ना। तुम लोग क्या देखना, पूरा सिलेबस खत्म है। और VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना है तो लिखा होगा मेरा फोटो पर क्लिक करो। फिर तुम लोग को बहुत सारा ऑप्शन आएगा। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ और फिर 9 वाला फिर आ जाएगा, फिर 10 वाला। 10 में जाना है तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। पहले शुरू में मिलेगा तुम लोग को संस्कृत मिलेगा, उसको लिखा होगा क्लास 10 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। उस पर क्लिक करेगा तो सारा ऑब्जेक्टिव तुम लोग को मिल जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, सब मिल जाएगा। और लिखा होगा क्लास 10 का द्वितीय प्रश्न सभी सब्जेक्ट का, उस पर क्लिक करेगा तो सब सब्जेक्ट का द्वितीय प्रश्न मिल जाएगा। और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर तुम लोग देख सकते हैं पूरा सिलेबस खत्म है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। यही है ना। तो रूसी क्रांति हम लोग ने पढ़े थे, समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस ने पढ़े थे। तो उसी में पढ़े थे रूसी क्रांति के कारण ने पढ़े थे। तो वही बोल रहा है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के कारणों का विवेचना करें। तीनों क्वेश्चन में जो बताए थे, इटली के एकीकरण में मैजिनी, काउंट काबू, गरिबाल्डी का योगदान, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान और रूसी क्रांति के कारण, ये तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछला साल भी ना आया था, ठीक है ना। तो आने का चांस बन रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दें। तो क्या बोल रहा है? रूसी क्रांति के कारण बोल रहा है ना। रूसी क्रांति का कारण क्या था? रूसी क्रांति का कारण क्या था इसके बारे में बोल रहा है, इसी बारे में बोल रहा है। और रूसी क्रांति में हम लोग पढ़े थे क्या? बोल्शेविक क्रांति नहीं पढ़े थे, जो नवंबर 1917 में हुआ था। और लेनिन इसका नेता था, लेनिन इसका नेतृत्व कर रहा था, पढ़े थे ना। तो वही बोला रूसी क्रांति के कारण की विवेचना करें। रूसी क्रांति के कारणों को विवेचना करें। तो रूसी क्रांति का होने का मेन कारण क्या था? यहाँ का राजा खच्चर था, नहीं था, यानी यहाँ का राजा का नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। और जार का मतलब क्या होता है? जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है, ठीक है। राजा होता है, ये शासक होता है, ठीक है। तो वही बोला रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के कारणों के विवेचना करें। तो पहले क्या लिखना है? लिखना है रूसी क्रांति किस तरह लिखना है? देखिए यहाँ पर लिखना है रूसी क्रांति के निम्नलिखित, क्या लिखना है? रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। बोला रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें तो लिखना है रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। और नंबर 1 देना है, नंबर 1
रोमन अंक में देना है। निम्नलिखित लिखने के बाद नंबर 1 देना है और लिखना है क्या, जार की निरंकुशता। जार मतलब जार निकोलस द्वितीय, जार मतलब जार निकोलस द्वितीय। तो जार की निरंकुशता, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासक का होना, अयोग्य शासक का यानी अयोग्य शासक का होना, पहला कारण यही हो गया, ठीक है ना। और जब यहाँ से लाइन लिखना शुरू करते तो इस तरह लाइन लिख के देना है, ठीक है। तो पहला कारण क्या था, जार क्या था, तो जार निरंकुश था, यानी उस पर किसी का अंकुश नहीं था। जो मन है मनमानी कर रहा है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, ठीक है ना, वहाँ के लोगों परेशान है, सुख मतलब ना है। जार क्या निरंकुश क्या है, यानी उस पर किसी का अंकुश नहीं है और अयोग भी है, क्या है, योग भी ना है, अयोग है, लेलपनी कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बताए थे कि इस पर मतलब राजा जो था उसका मन नहीं चलता था, बताए थे तुम लोग को, बताए थे राजा के पत्नी जो था उसका मतलब जो पत्नियाँ बोलता था वो सुनता था कौन, रजवा कौन सुनता था। कल तुम लोग को नहीं बताए थे कि राजा का जो पत्नी था, तो पत्नी जो बोलता था सुनता था कौन, राजा। अब पत्नी जो था अपना मन से नहीं बोलता था, पत्नी जो था वो साधु के फेरा में फसल था, ठीक है ना। साधु को बोलते पादरी, क्या बोलते हैं, और वो पादरी का नाम था क्या, तो पादरी का नाम था रासपुटीन। कौन क्या था, रासपुटीन, पर आए थे। अब देखें यहाँ पर राजा का मेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ राजवो मेन ना है, ये पत्नी के चक्कर में परेशान है। अब पत्नियों जो अपना मन से नहीं बोल रहा है, वो साधु के फेरा में फंसा हुआ है। कौन साधु है, तो साधु का नाम था पादरी यानी रासपुटीन। हम लोग साधु बोलते हैं, जो पूजा कराने वाला होता है वहाँ उसको पादरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पादरी, पता हो गया ना। तो पहला कारण क्या हुआ, पहला कारण हुआ जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासक, जार की निरंकुशता एवं, इसमें लिख देना है क्या, पहले हम कारण सब लिख देते हैं, ठीक है ना। तुम लोग को जब भी लिखेगा तो निम्नलिखित कारण जो लिखेगा तो कारणमा जो रहेगा वो अच्छा से लिखना है, उसके बाद 1-2 लाइन वर्णन कर देना है। कारण को हम याद रखना है, कारण किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर यहाँ लिखल हुआ जो हरा लाल में लिखा है ना, वो मेन कारण है, तो उसको हम लिखना है तो लिखना है। दूसरा क्या है, दूसरा लिखना है किसान की दयनीय स्थिति, क्या लिखना है, यानी राजा यहाँ पर मौज मार रहा है, ठीक है ना, किसान का हालत खराब, किसान का हालत। तो दूसरा लिखना है किसान की दयनीय स्थिति, समझ आ रहा है ना। सब पहले कारण बताता है तो हम कारण याद कर लेना है, फिर इसका विस्तार, इसका मतलब उल्लेख करते हुए 1-2 लाइन लिख देना है। फिर लिखना है किसान की दयनीय स्थिति, क्या लिखना है, फिर आगे लिखना है क्या, लिखना है फिर मजदूर का भी हालत खराब, ठीक है ना। तो मजदूर की दयनीय स्थिति, मजदूर का दयनीय स्थिति, समझ तो आ गया ना। और उसके बाद इसके बारे में लिखना है 1-2 लाइन लिखना है, इसके बारे में 1-2 लाइन लिखना है, तो लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी हम सब कारण बता रहे हैं, ठीक है ना। मजदूर की दयनीय स्थिति, फिर लिखना औद्योगिकरण की समस्या, क्या लिखना है, औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्री जो लगेगा, क्या समस्या था, ठीक है ना। तो औद्योगिकीकरण की समस्या, ठीक है। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है रूसीकरण की नीति, क्या लिखना है, रूसीकरण की नीति, रूसीकरण का अभी सबके बारे में बारी से बताएंगे हम, ठीक है ना। रूसीकरण की नीति, रूसीकरण के नीति, ठीक है। उसके बाद और कारण क्या था, तो 1905 ईस्वी में जापान के द्वारा रूस का पराजय, रूस की पराजय। और लिख 27 में लिखेगा तो लिख सकता है क्या, एगो तुम्हें पढ़ाया था खूनी रविवार की घटना हुआ, बताए थे 1905 ईस्वी में खूनी रविवार की घटना हुआ था। तो और कारण लिखेगा तो लिख सकता है क्या, 1905 ईस्वी में खूनी रविवार की घटना, खूनी रविवार, इसके बारे में बताए थे ना, रविवार की घटना, ठीक है। ये सब कारण थे, सब क्या था, कारण थे, खाली यही कारण इस 5 पॉइंट, ठीक है ना। ये जितना पॉइंट लिखा है 6 पॉइंट लिखाए थे, 7 पॉइंट, इसको तुम लोग को अच्छा से याद रखना है। ऐसी को अब क्या करना है, 5 नंबर में लिख रहा है, 2 नंबर में तो नहीं लिख रहा है, 2 नंबर में लिखना तो खाली यही लिख देते इस तरह, लेकिन 5 नंबर में लिख रहा है तो इस तरह हम पॉइंट बाय पॉइंट करके उसके बाद इसका अब विस्तार करना है, क्या करना है, थोड़ा इसके बारे में 2 लाइन लिख दो, इसके बारे में 2 लाइन लिख दो, इसके बारे में 2 लाइन लिख दो, इसके बारे में 1-2 लाइन लिख दो, समझा ना, सबके बारे में 2 लाइन लिख देना है, समझ तुम क्या गया। लेकिन ये पहले याद होना चाहिए, 1-2 लाइन लिखना भूल भी गए तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये पॉइंटवा अगर छूट गया तो फिर तो नंबर कट जाता है, क्योंकि मेन पॉइंट तो यही है ना, समझ तुम क्या, तो पॉइंटवा याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला क्या हुआ, जार का निरंकुशता एवं अयोग्य शासक, तो लिखना है क्या, जार निकोलस द्वितीय, इसका बता रहा है, इसमें 1-2 लाइन कैसे लिखना है, तो लिखना है जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश एवं अयोग्य शासक था, शासन पर प्रभाव, उसके पत्नी के साथ वहाँ के पादरी रासपुटीन का प्रभाव था,
प्रभाव था। इस प्रकार जार निकोलस द्वितीय एक असफल शासक सिद्ध हुआ और जनता परेशान होने के कारण, जनता इससे परेशान होने के कारण क्रांति को ही एक माध्यम चुना। बस इतने लिखना है, 2 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर क्या है, किसान की दयनीय स्थिति, तो लिखना है क्या, लिखना है रूस के किसान, ठीक है ना, रूस के किसान गरीबी से परेशान था। लगभग एक तिहाई किसान क्या था, भूमिहीन था। यानी किसान है लेकिन उसके पास ज़मीन में ना है। भूमिहीन मतलब क्या होता है, भूमिहीन मतलब होता है ज़मीन में ना है। जैसा तुम लोग बटैया करता है ना, बटैया समझ आ गया ना, दूसरा ज़मीन पर काम करेगा, दूसरा ज़मीन पर क्या करेगा, यानी किसान नाम से है लेकिन उसे क्या है, ज़मीन में ना है। तो लिखना है क्या, लिखना है रूस के किसान के स्थिति काफ़ी दयनीय था। लगभग एक तिहाई किसान भूमिहीन था। उसे जमींदार के ज़मीन पर जाकर काम करना होता था और उसे काफ़ी कम मजदूरी मिलता था और उसे ही मतलब किसाने के यानी और उसे ही कर अदा करना होता था। कर मतलब टैक्स कर मतलब और उसे ही कर का यानी टैक्स का कर का अदा करना होता था। समझ रहे हैं, जो गरीब है वही टैक्स देगा, जो अमीर है वो मजा कर रहा है, अमीर मेरे को वहाँ टैक्स नहीं देना था, ठीक है ना। जो गरीब है जो 1 रुपये कमा रहा है उसी को क्या देना था, टैक्स। क्या था, इससे किसान परेशान था। तो किसान के पास एक ही विकल्प था, क्रांति करना। तो बस 1-2 लाइन इसके बारे में लिख देना है। समझ तुमने क्या लिखना है, किसान की स्थिति काफ़ी दयनीय था। लगभग एक तिहाई किसान भूमिहीन था। उससे ज़मींदार के यहाँ जाके काम करना पड़ता था, ठीक है, जिससे उसे काफ़ी कम मजदूरी प्राप्त होता था और वो मजदूरी में भी टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार किसान की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गया और उसके पास एकमात्र विकल्प क्रांति करना था। बस हो गया। अगला, मजदूर की दयनीय स्थिति। तो इसमें भी लिखना है कि रूस में मजदूर का दयनीय स्थिति काफ़ी ख़राब था, ठीक है ना। और लिखना है क्या, काफ़ी ख़राब था। मजदूर को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, कोई राजनीतिक अधिकार ना है। जितना तुमको मैंने खटवा रहा है, जितना तुमको मजदूरी देना है दे रहा है, ठीक है ना। तो मजदूर को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। उसे 12 16 घंटा काम, यानी 16 घंटा बहुत हो गया, ठीक है ना। तो उसे लगभग 16 घंटा काम करना पड़ता था और मजदूरी के नाम पर नाम मात्र, ठीक है ना, नाम मात्र मजदूरी दे दिया करता था। इस प्रकार कि मजदूर का स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया। तो मजदूर के पास इस समस्या से निपटने के लिए एकमात्र विकल्प था क्रांति करना। तो एक क्रांतिकारण ही हो गया। समझ आ गया ना। फिर लिखना औद्योगिकरण की समस्या। तो रूस जो था बहुत गरीब था उस समय, मतलब रूस की भी हालत ख़राब हो गया। क्या हो गया, ख़राब, ठीक है ना। तो औद्योगिकरण, तो उद्योग लगाएगा तो क्या करेगा, तो लेना तो विदेश से लोग को बुलाना पड़ेगा, विदेशी पूंजीपति को बुलाना पड़ेगा। और दूसरा देश से क्या आएगा, अमीर लोग आएगा, उसको देश में क्या करेगा, फैक्ट्री डालेगा ना। तो औद्योगिकरण की समस्या लिखना है कि रूस के आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय था। इसलिए रूस में उद्योग की स्थापना के लिए विदेश से पूंजीपति लोग आया था। और वहाँ के विदेश से पूंजीपति लोग तो आ गया, ठीक है, लेकिन वो आके क्या कहता, तो वो वहाँ पर मजदूरों को आर्थिक शोषण करने लगा, यानी बहुत हुमत से काम करवा रहा है, ठीक है ना, और काफ़ी कम मजदूर दे रहा है, यानी औद्योगिकरण की समस्या भी था। तो वहाँ के मजदूरों के आर्थिक शोषण करने लगा। इससे निपटने के लिए वहाँ के लोग क्रांति कर दिया। फिर लिखना रूसीकरण की नीति। ये राजवाय था, ये क्या था, बल था। ये बोलता था कि राजवाय था, ये बोलता था रूस में जो है कोई ना है, एगो जार है, यानी एक जार है, यानी एगो सम्राट है, बाकी कोई सम्राट ना है। एक जार है, एगो रूस है और एक ठो क्या है, धर्म है। क्या है, समझा ना, एक जार, एक रूस और एक नीति। एक जार, एक रूस और एक धर्म कौन मानता था, जार निकोलस द्वितीय। इसका कहना था कि एगो जार है यानी एक सम्राट है, ये तो ठीक है। एक रूस है, एक रूस है, ये भी ठीक है, लेकिन बोला एगो धर्म है। अब जितना भी धर्म माना है सब जाओ बाहर में। एक धर्म है, कौन सी, जो मेरा धर्म है वही एक ही धर्म है, बाकी सबका धर्म गया बाहर में। कहाँ गया, बाहर में। तो सब लोग परेशान हो गया, ये पगलवा सब धर्म की चौपट कर दिया, उनको ना कर दिया, सब लोग परेशान हो गया। और रूस में सबसे बड़ा जाति जो था वो था सलाव। किसका था, सलाव था, सलाव 1800 वाला सलाव। क्या था,
सलाह था, ठीक है ना। तो सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग परेशान हो गया और उसके पास एकमात्र विकल्प था इससे निकलने के लिए, क्रांति करना। क्या था? समझ तो क्या कहते हैं इसमें क्या लिखना है, रूसीकरण की नीति में लिखना है कि जार निकोलस द्वितीय का मानना था कि जार निकोलस द्वितीय का नारा था, जार निकोलस द्वितीय का नारा था, एक जार एक रूस और एक धर्म, एक जार एक रूस, एक जाति या एक धर्म, जिससे वहाँ के विभिन्न जातियों के एवं विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों एवं विभिन्न धर्मों के लोग परेशान हो गया और उसे इससे निपटने के लिए उसके पास एकमात्र विकल्प था क्रांति करना। फिर लिखना 1905 ईस्वी में जापान के द्वारा रूस की पराजय। फिर इसमें लिख देना है क्या, इसमें लिखना है कि रूस जैसा विशाल देश, रूस कैसा था, हाथी जैसा था, और जापान इतनी था बिटनी सा चींटी जैसा, और चींटी हरा दिया हाथी को, ठीक है ना। तो लिखना है क्या, लिखना है रूस जैसा विशाल देश, एशिया का एकमात्र छोटा सा देश जापान, एशिया का एकमात्र छोटा देश जापान से पराजय हुआ। जापान से क्या हुआ, बुरी तरह से पराजय हुआ, जिससे क्या हुआ, वहाँ की जनता हो गया इससे नाखुश हो गया कि लड़ा झटो जुट करने चल जाता है, दम रहबन करता है, ठीक है ना। तो जिससे वहाँ के जनता लोगों को बुरी तरह बेइज्जती हुआ, क्या हुआ, बेइज्जती हुआ। तो इससे निपटने के लिए जनता ने प्लान बनाया कि पहले राजबेग मार, तो इससे वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया एवं क्रांति कर दिया। समझ तो क्या गया। और लास्ट में लिखना है क्या, जब 1905 ईस्वी में जब युद्ध करने गया तो रूस के हालत ऐसे ख़राब है, कंपनी ने लगा पा रहा है और युद्ध करने चल गया, तो और क्या हुआ, वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गया और महंगाई बढ़ गया। महंगाई क्या हुआ, बढ़ गया था। जब बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गया था तो वहाँ की जनता लोग परेशान था, खाने पीने का सामान ना मिला था। तो बताया था तुम लोग को क्या कि वो लोग जा रहा था किधर, तो वो लोग जा रहा था राजमहल की ओर जा रहा था, बताया थे ना, सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहा था। तो राजा क्या कहता, गोली चलाने का दे दिया था। और वो दिन था संडे, क्या था, संडे, मांग रहा था रोटी, दे दिया गोली, क्या दे दिया, गोली। तो वहाँ लोग क्या हुआ, संडे के दिन लाखों लोग मारा गया, हज़ारों लोग मारा गया था। तो उसी दिन वहाँ के रोड क्या था, खूनी हो गया, खून हो गया, उसको बोलते खूनी रविवार की घटना। तो ये भी कारण था। समझ तुम लोग आ गया। तो इसके बारे में पहले पॉइंट तुम लोग को ये आज होना चाहिए। इसके बारे में जो 2 लाइन हम बोले थे वो 1-2 को लिख देना है, लेकिन पॉइंट पहले लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ये लिख दो, फिर 3 लाइन छोड़ के ये लिख दो, फिर 3 लाइन छोड़ के ये लिख दो, फिर 3 लाइन छोड़ के ये लिख दो, और इसको थोड़ा विस्तार कर दो। समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आ यार। चलो अगला देखते हैं क्या है। आज 2 नंबरिया में आएगा ना तो बोलेगा रूसी क्रांति के मुख्य 2 कारण लिखे, क्या लिखे, या निम्नलिखित रूसी क्रांति के कोई 2 कारण लिखे, कोई 2 कारण, इतने कारण लिखा दिए, 2 कारण पूछेगा, कोनो 2 लिख देना है, याद रहेगा ना। 2 नंबरिया में आएगा तो 2 कारण पूछेगा, कितना कारण पूछेगा, 2 कारण पूछेगा, तो बहुत सारा कारण लिखा दिए, 2 लिख देना है। समझ तो आ गया। अब 5 नंबरिया में आएगा तो सभी लिखना है, उसके बारे में डिटेल से भी लिखना है। चलो अगला क्या है, अगला है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। ये उतना इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ऐसे आ भी सकता है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के बारे में तुम क्या जानते हैं, कार्ल मार्क्स के देख यहाँ पर लिखना है क्या, कार्ल मार्क्स की जीवनी पर लिखना है। जीवनी तो समझ रहा है, उसका बायोग्राफी, जैसे तुम लोग का आता है ना, आएगा कुटुम देखने तो क्या बोलेगा, बायोडाटा ना बोलता है, तो वही बायोडाटा बोल रहा, लिखना है, क्या बोल रहा है। तो कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखना है, क्या लिखना है, जीवनी यानी उसका बायोडाटा लिखना है, क्या लिखना है, बायोडाटा यानी उसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो लिखना है, फिर उसका सिद्धांत लिखना है, क्या लिखना है, यानी उसका सिद्धांत क्या था, लिखना है, क्या लिखना है, उसका जीवनी के बारे में पहले लिखना है कार्ल मार्क्स का जन्म। जीवनी में क्या करेंगे, उसके बारे में पूरा लिख देंगे, उसके बारे में उसके खानदान के बारे में, कहाँ हुआ जन्म, वो सब लिखना है ना। तो लिखना है कार्ल मार्क्स का जन्म। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को, 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में, कहाँ पर, देश का नाम था जर्मनी, देश का नाम था जर्मनी में जो राज्य था यानी प्रांत जो था उसका नाम था राइन, क्या था, और जो नगर था उसका नाम था टियर, क्या था, ठीक है ना। तो क्या बोलना है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ, ठीक है ना। यहूदी परिवार था, और यहूदी का देश अभी कौन है, तो इजराइल है, कौन है, और काफ़ी मजबूत देश है इजराइल, ठीक है ना, यहूदी का देश है। तो इजराइल परिवार में हुआ। कार्ल मार्क्स का पिता का नाम क्या था, तो हेनरिक मार्क्स, क्या था, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। उसने अपना
पढ़ाई बोन विश्वविद्यालय से किया। कहाँ से किया था? बोन, ठीक है ना, यहाँ लिखल होगा बोन विश्वविद्यालय से किया। लेकिन आगे चल के जर्मनी में एक ठो विश्वविद्यालय था, जर्मनी में एक ठो विश्वविद्यालय था। जर्मनी का राजधानी क्या था? बर्लिन। क्या था? तो बर्लिन विश्वविद्यालय से किया, बर्लिन विश्वविद्यालय से क्या लिखना है? वह प्रारंभिक शिक्षा बोन विश्वविद्यालय से किया, बोन विश्वविद्यालय से किया। और आगे चलकर 1936 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया तथा अपने बचपन के साथी जैनी, उसका बचपन का दोस्त था, ठीक है, बचपन का दोस्त था, यानी बचपन का गर्लफ्रेंड था जैनी। कौन था? जैनी। उससे शादी किया। क्या किया? तथा अपने बचपन के साथी जैनी से विवाह कर लिया। फिर उसका आगे जाकर फ्रांस के राजधानी पेरिस में अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात होता है और दोनों मिलकर एक पुस्तक की रचना करता है। दोनों मिलकर एक पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को हिंदी में बोलते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। ब्रैकेट में देना है, साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना किया। कब किया? 1848 में। फिर आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इसमें तुम लोग को ऑब्जेक्टिव बहुत बन गया। और 2 नंबर पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के बारे में लिखे, तो उसके बारे में लिख देगा, ना लिखेगा। अब 5 नंबर पूछेगा कार्ल मार्क्स के जीवनी और सिद्धांत क्या लिखे थे, पूरा लिख देगा। अब लिखना उसका सिद्धांत क्या लिखना है। तो ये हम जीवनी देख लिए थे। क्या देख लिए थे? अब लिखना है कि यही दो पुस्तक बताए थे ना। एक तो बताए थे क्या? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एक बताए थे तुम लोग को क्या? तो एक बताए थे दास कैपिटल। तो लिखना है यही दो पुस्तक कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का वर्णन करता है। अब लिखना है क्या? कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित सिद्धांत थे। और सिद्धांत याद कर लेना, क्योंकि यहाँ देखो बोल रहा है क्या, जीवनी के बाद बोल रहा है डायरेक्ट सिद्धांत। क्या बोल रहा है? सिद्धांत बोल रहा है ना, तो सिद्धांत तो लिखना पड़ेगा। जीवनी खाली लिख दिए तो ये हुआ 2.5 मार्क्स। क्या हुआ? 5 मार्क्स का रहता है, 2.5 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 2.5 नंबर। और लिखना है सिद्धांत। क्या लिखना है? सिद्धांत। तो लिखना है कार्ल मार्क्स का निम्नलिखित सिद्धांत था। पहला सिद्धांत लिखना है क्या? द्विधात्मक। क्या लिखना है? द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। फिर क्या लिखना है? द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत लिखना है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दूसरा क्या लिखना है? दूसरा लिखना है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्या लिखना है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। समझ तुम लोग आ गया? वर्ग संघर्ष तो समझ रहा है। कार्ल मार्क्स का कहना था क्या था कि दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, यानी वर्ग संघर्ष करो, यानी कोई भी दुनिया में बड़ा छोटा अमीर गरीब ना है, सब क्या है? बराबर। क्या है? कोई हम पर जो है मतलब हमको गुलाम बना नहीं सकता है, सब क्या आज़ाद है। क्या है? तो कार्ल मार्क्स का कहना था क्या था? कार्ल मार्क्स का कहना था कि दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बैरियों के अलावा कुछ नहीं है, और पाने के लिए पूरा जहान है। यानी जाओ और राजा को एकदम उठा पटकना शुरू कर दो, अमीर लोग के मारना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। ठीक है, क्या तुम्हारे पास खोने तो कुछ है ना, मारना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जीतेगा तुम ही, और जीतेगा तो सब धन तुम्हारे हो जाएगा, लूट लो। क्या लो? यानी कार्ल मार्क्स का कहना क्या था कि जाके पिट दो, क्या कर दो। यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। वर्ग संघर्ष का पहला सिद्धांत क्या था? पहला सिद्धांत था द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा क्या था? दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अगला लिखना है इतिहास की भौतिकवादी, इतिहास क्या लिखना है कि भौतिकवादी व्याख्या है। भौतिकवादी व्याख्या, इसके बारे में बताएंगे। अभी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में क्या बताया था कार्ल मार्क्स? बताया था कि इतिहास के बारे में समझाया था, कि इतिहास को बताया था एकदम फिजिक्स के तरीका से, साइंस के तरीका से बताया था कि पहले था आदिम साम्यवाद था। क्या था? आदिम साम्यवाद था। उसके बाद आया था क्या? तो उसके बाद आया था दास्ता का युग। क्या आया था? यानी गुलामी का युग। उसके बाद आया था सामंती युग। क्या आया था? सामंती युग। उसके बाद आया था पूंजीवादी युग। क्या आया था? पूंजीवादी युग आया। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था समाजवादी युग। क्या आया? समाजवादी युग। और उसके बाद आ रहा है साम्यवाद युग। क्या आ रहा है? इस प्रकार समझा दिया है। क्या आएगा? साम्यवाद युग। क्या आएगा? पहले आएगा समाजवादी, यानी पूंजीवादी को मार के पटक के मारो इसको, तो आएगा समाजवादी। क्या आएगा? समाजवादी आएगा तो जहाँ पर सभी जितना भी साधन है, जितना भी उत्पादन है, जितना भी देश का संपत्ति है, सब पर सरकार का अधिकार होगा। फिर जो है वो लोग वहाँ के जनता लोग सब एक बराबर हो जाएगा, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, सब बराबर रहेगा, सबका देश की संपत्ति पर सबका समान रूप से अधिकार होगा, तो हो जाएगा साम्यवाद। क्या आ जाएगा?
तो इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या में इतना से समझाया था, ठीक है ना। कौन? कार्ल मार्क्स। कौन समझाया था? कार्ल मार्क्स। ऐसे नहीं कि खाली बोला था जाओ दुनिया में मजदूरी हो जाए, जाकर डंगा दो, तो डंगाने नहीं लगता है कोई, अच्छा समझाना पड़ता है पहले, तब उस मानता है तुम्हारा बात। हाँ लगत पीटबे हम सब बहुते ये जाकर ढो देवे तो हम सबके सब हो, ठीक है ना। समझाया था। तो क्या था? पहला द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा क्या था? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा क्या था? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी ये सब सिद्धांत में लिखा रहा है, किसमें लिखा रहा है? फिर अगला था क्या? मूल्य एवं, क्या था? क्या बोल रहा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्या था? मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और लास्ट में था क्या? वर्गहीन समाज की स्थापना। जब तुम उसको पीट देगा, अमीर को पीट देगा, मार मार के पटक पटक के मारेगा, तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा शासन आ जाएगा, तो कोई समाज में बड़ा छोटा नहीं रहेगा, कोई बड़ा समाज में अमीर गरीब नहीं रहेगा, सब वर्ग समाप्त, सब वर्ग समाप्त। और वर्गहीन समाज की स्थापना होगा, वर्गहीन समाज की स्थापना होगा, वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगा। ये 5 सिद्धांत था किसका? कार्ल मार्क्स का। समझ तो आ गया। पूछा कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखो, तो जो बताए थे वही लिखना है। क्या लिखना है? तो लिखना है कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ, एक यहूदी परिवार में हुआ। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा बोन विश्वविद्यालय से हुआ, फिर आगे चलकर बर्लिन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया। कार्ल मार्क्स अपने बचपन के साथ ही जैनी से विवाह किया। फिर आगे चलकर उसे पेरिस में, फ्रांस का राजधानी क्या है? पेरिस। क्या है? तो उसे पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स नामक एक दोस्त मिला। फिर दोनों मिलकर एक किताब, एक पुस्तक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक पुस्तक लिखा। फिर आगे चलकर 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये हो गया उसका जीवनी। क्या हो गया? पूरा बायोडाटा उसका हो गया। अब लिखना है कार्ल मार्क्स थी यही दो पुस्तक यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार निम्नलिखित है। 1 नंबर द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा नंबर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है ना। वर्ग तुमको अपना हक के लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बताया गया है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। फिर तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जो बता दिए थे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या इस प्रकार किया गया है। और लास्ट में मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और फिर सब जब लड़ेगा, तुम जब संघर्ष करेगा, तो सब लोग बराबर हो जाएगा दुनिया में, कोई अमीर गरीब ना होगा, तो वर्गहीन यानी कोई वर्ग नहीं रहेगा, वर्गहीन समाज का स्थापना होगा। समझ तो आ गया? यही था सिद्धांत। क्या था? समझ गया? बस इतने लिखना है। और आगे इसमें बहुत सी लिखा हुआ, उन्हें भी लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि वो खाली सिद्धांत नहीं पूछा है, सिद्धांत के बारे में कुछ पूछा है कि सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। अगर चाहेगा तो इसका भी वर्णन कर सकता है कि इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार समझाया। क्या? पहले आदिम साम्यवाद आता है, फिर दास्ता का युग आया था, दास्ता यानी गुलामी का युग आया था, फिर सामंती व्यवस्था आया था, सामंती मतलब अमीर लोग का शासन आया था, फिर पूंजीवादी लोग के शासन आया था, यानी उद्योग के मालिक का शासन आया था, फिर समाजवादी आएगा, फिर अब आएगा साम्यवाद। क्या आएगा? साम्यवाद। समझ आ गया? चलो अगला बढ़ते हैं। अगला तुम लोग देखो, असहयोग आंदोलन के बारे में तुम लोग को बता दिया, दुनमरियम ने बताए थे। लेकिन दुनमरियम तुम लोग को बता दिया कि दुनमरिया आएगा तो कैसे लिखना है, उसी में बताए थे। दुनमरिया आएगा तो कैसे छोटा लिखना है, और पचनमरिया आएगा तो कैसे बड़ा लिखना है, बताए थे उसमें, वहीं बता दिए थे। तो असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो उस समय हम तुमको बता दिए कि दुनमरिया आएगा तो कैसे छोटा लिखना है, बताया चलो उस समय। तुम लोग देखना है दुनमरियम जाके, दुनमरिया आएगा तो कैसे छोटा लिखना है, और पचनमरिया आएगा तो कैसे हाथी से लिखना है, उसमें पूरा हम बता दिए, ठीक है ना। तो वही तुम लोग देख लेना। असहयोग आंदोलन हटाते हैं। अगला देखते हैं क्या। अगला जो है क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें। ये देखो पिछला साल आ चुका है, पिछला साल ये आ चुका है, तो हमको इस साल कम संभावना लगता है आने, संभावना क्या है? कम है। जो शुरू में बताए थे ना, इटली के एकीकरण में मैजिनी, काउंट काबूर, गरीबाल्डी का योगदान, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान, रूसी क्रांति के कारण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पिछला साल नहीं आया है। इसलिए तो गांधी जी के बारे में तुम लोग पूछा तो ऐसे लिख देगा, ना लिख देगा। तुम लोग को गांधी जी के बारे में तो इतना बताए थे,
इतना चीज़ बताए कुछ कहेंगे नहीं, बताए थे पूरा जब पढ़ा रहे थे भारत में राष्ट्रवाद तो गांधी जी के बारे में पूरा बताए थे ना, बताए थे। अगर ये आ भी जाएगा तो तुम लोग गांधी जी के बारे में जो बताए थे वो लिख देना है। क्या करना है, जिस तरह किताब में लिखना जरूरी नहीं किसी तरह लिखना है, इसमें तो पूरा भरा हुआ है ना, जो तुम्हारा मन में आए दिमाग में आए गांधी जी के बारे में वो लिख देना है। क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें, गांधी जी के योगदानों का। अब देखो तुम लोग, अब देखो हम तुम लोग को क्या क्या पढ़ाए थे गांधी जी के बारे में, देखो उसी को लिख देना है। क्या लिखना है, लिखना है भारतीय राष्ट्रीय, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुआ था, उनके राजनीतिक कार्यक्रमों पर संक्षिप्त चर्चा करें, उसको क्या क्या किया था उसके बारे में संक्षिप्त रूप से लिखना है। तो क्या लिखना है, लिखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितना योगदान महात्मा गांधी का था, जितना योगदान महात्मा गांधी का था, उतना योगदान किसी भी भारतीय का नहीं था, किसी भी भारतीय का नहीं था। 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी से लेकर 1947, जब तक भारत आज़ाद ना होता है, ठीक है ना, 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, 47 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी इस प्रकार व्याख्या था, यानी इस प्रकार प्रसिद्ध था कि इस युग को गांधी युग के नाम का संज्ञा दे दिए। बताए थे ना कि 1917 में क्या कहता, चंपारण सत्याग्रह किया था, और 1919 ईस्वी से महात्मा गांधी सक्रिय हो गया। क्या गया, सक्रिय बोला था, एक्टिव हो गया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ भी होगा तो महात्मा गांधी से परमिशन लेना अनिवार्य था, ठीक है ना। तो 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का अहम योगदान था। इसलिए 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के काल को गांधी युग कह दिया। क्या कह दिया, यानी ये जो युग हो, ये कौन सी युग हो, गांधी युग। क्या है, गांधी युग है। अब बोल रहा है क्या, उनके राजनीतिक कार्यक्रमों पर संक्षिप्त में चर्चा करें, तो लिखना है कि उनका राजनीतिक कार्यक्रम निम्नलिखित है। क्या लिखना है, उनका राजनीतिक कार्यक्रम निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या लिखना है, वो आया था, महात्मा गांधी आया था, तो उससे पहले सब लोग कैसे विरोध कर रहा था, सब लोग विरोध करता था कैसे, तो कोई क्रांतिकारी कर रहा था, कोई जाकर नजर डंगा दिया है, ठीक है ना। तो कोई क्या कर रहा था, तो कोई सभा में श्रीमान निवेदन लिख रहा है कि महात्मा गांधी जब से आया है तो बता दिया किस प्रकार मतलब अंग्रेज का विरोध करना है, ठीक है ना। वो सत्य अहिंसा के बल पर, ठीक है ना, बहिष्कार करके, आंदोलन करके, इसके आधार पर क्या कहता, अंग्रेज को विरोध करना बताया था ना। यानी जब से महात्मा गांधी आया था तो लिखना है क्या, या देश के नेताओं को, यानी नेता को बताया था किस प्रकार मतलब तुमको आंदोलन करना है, तो देश के नेताओं का मार्गदर्शन करवाया। क्या करवाया था, मार्गदर्शन। इससे पहले नीचे वाला मिटा रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दे, अब क्या लिखा है, उनके राजनीतिक कार्यक्रम पर संक्षिप्त में चर्चा करें, वो क्या क्या किया था राजनीतिक कार्यक्रम में, आंदोलन करने के लिए क्या क्या किया था, तो लिखना है उनके राजनीतिक कार्यक्रम निम्नलिखित थे। क्या लिखना है, उनके राजनीतिक कार्यक्रम निम्नलिखित थे, लिख देना, ठीक है ना। 1 नंबर क्या लिखना है, जब से महात्मा गांधी भारत आया था 1915 ईस्वी में आया था, और 1919 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो सक्रिय हो गया था, एक्टिव हो गया था, तो तब से क्या करने लगा, तो देश के नेताओं को मार्गदर्शन किया था, यानी किस प्रकार तुमको अंग्रेज का विरोध करना है, यानी देश के नेताओं का मार्गदर्शन किया। क्या किया, मार्गदर्शन किया, यानी किस प्रकार तुमको अंग्रेज का विरोध करना है इसका मार्गदर्शन किया था। और महात्मा गांधी क्या कहता था, तो तुम लोग सोच, महात्मा गांधी क्या कहता, तो सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा नामक एक हथियार दिया था, यानी अंग्रेज को विरोध करने के लिए सत्य और अहिंसा नामक एक हथियार दिया था ना। तो क्या लिखना है, सत्य एवं अहिंसा, महात्मा गांधी क्या कहता, तो सत्य एवं अहिंसा नामक हथियार का प्रयोग किया था, सत्य एवं अहिंसा नामक हथियार का। अन्ना बोला कि सत्य एवं अहिंसा एगो बंदूक है, न सत्य के आधार पर चलते हुए हिंसा नहीं करना है, इसके बल पर अंग्रेज को झुका देना है, अंग्रेज को क्या करना है, तो सत्य एवं अहिंसा नामक हथियार का प्रयोग किया था। और क्या कहता था महात्मा गांधी और क्या कहता था, तो यहाँ पर महात्मा गांधी बहिष्कार करके क्या किया, यानी कुछ भी कहीं भी गलत हो रहा है तो उसका बहिष्कार करो। क्या करो, कहीं भी गलत हो रहा है तो उसे क्या करो, बहिष्कार करो, ठीक है ना। महात्मा गांधी और क्या था, तो महात्मा गांधी क्या था, तो देख यहाँ पर लिखना, उसने आंदोलन के लिए सत्याग्रह, किसका सत्याग्रह, असहयोग, बहिष्कार, यानी सत्याग्रह करना है, असहयोग करना है, बहिष्कार नामक
हथियार का प्रयोग किया था, ठीक है ना। सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा के बल पर क्या करना है, तो करना सत्याग्रह। क्या करना है, यानी सत्य के लिए आग्रह करना है, ठीक है ना। असहयोग करना, अंग्रेज का असहयोग करना बंद कर देना। 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन हुआ था ना, हुआ था। और फिर बहिष्कार करना, अंग्रेज के बहिष्कार करो, ठीक है ना। यानी अंग्रेज के यहाँ नौकरी नहीं करो, अंग्रेज के स्कूल में पढ़ने नहीं जाओ, अंग्रेज के यहाँ नौकरी छोड़ दो, ठीक है ना। उसका वकील वकील करा तो सब छोड़ दो, ठीक है ना। यानी अंग्रेज को सहायता नहीं करो, यानी उसका बहिष्कार करो। क्या करो, उसका विदेशी सामान मत खरीदो, ठीक है ना। अपना सामान खुद बनाओ चरखा से, समझ आ गया ना। यानी अंग्रेज को क्या करो, बहिष्कार। क्या करो। फिर महात्मा गांधी और क्या कहता, तो महात्मा गांधी क्या कहता और, तो महात्मा गांधी ने देश के आंदोलन को, देश के आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था, यानी जनता का आंदोलन। पहले महात्मा गांधी के आने से पहले जो लोग नेता होता था, ठीक है ना। और जो लोग बहुत अति था, समझता था कि देश के लिए जरूरी क्या है, तो सिर्फ वही लोग आंदोलन करता था, नहीं बहुत कम लोग जाता था आंदोलन करने, ठीक है ना। लेकिन जब से महात्मा गांधी आया था तो देश के आंदोलन को जनता का आंदोलन बना दिया। क्या बना दिया, जनता का आंदोलन। महात्मा गांधी जब से आया था क्या था, जनता लोग सब, चाहे गरीब हो अमीर हो, ठीक है ना, महिला हो पुरुष हो, किसान हो मजदूर हो, अमीर हो गरीब हो, सब लोग भाग लेने लगा किसमें, तो आंदोलन में भाग लेने लगा। समझ तो लोग आ गया ना। तो उसने क्या कहता है, देश के आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। क्या बना दिया, यानी सब लोग भाग ले रहा है, अमीर गरीब मजदूर किसान स्त्री पुरुष, ठीक है ना, विद्यार्थी बूढ़ा, सब लोग भाग ले रहा है ना। क्योंकि सबको मजा आता था, क्योंकि लड़ना ना तो अंग्रेज से है ना, कहीं जाना है बहिष्कार करो, अंग्रेज लोग भारत छोड़ो खाली नारा लगाना है, विरोध पूरा करना है, जाना है ना। तो क्या करना, मजा आता था सबको। तो क्या बोल रहा है, देश के आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, जन आंदोलन बना दिया। तुम लोगों को पता है कि जितना ज़्यादा आंदोलन करने में जितना ज़्यादा आदमी रहता है, सरकार उतना जल्दी बात सुनता है ना, सुनता है। कम आदमी रहेगा हो बोलेगा 5-6 को झूठे पागल हो गए ना अगले, और वही लाखों करोड़ों में रहेगा तो सरकार झुकता है ना। तो क्या कहते हैं, देश के आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था। और महात्मा गांधी क्या कहता, तो महात्मा गांधी जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। ये है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने से आपस में लड़ने में रहेगा, तो अंग्रेजा कौन पटकेगा, अंग्रेजा को लतियाने को रहेगा। हिंदू मुस्लिम अपने में लड़ते रहेगा तो अंग्रेजा को लतियाने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी जानता था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता जरूरी है, हिंदू मुस्लिम की एकता जरूरी है। तो ये क्या कहता है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और क्या किया था, तो महात्मा गांधी जो और क्या था, तो अंग्रेज को देश से भगाने के लिए बहुत सारा आंदोलन किया था, बहुत सारा आंदोलन। तो लिखना है वही, देखो जो पढ़ा है वही लिख रहा है बारे से। इसको क्या है, तुम लोग महात्मा गांधी पर जो पढ़ा उसको उसी को लिखना है। इन्होंने क्या लिखना है, इन्होंने यानी महात्मा गांधी ने, इन्होंने कई आंदोलन किया, देश के आज़ादी के लिए कई आंदोलन किया। जैसे में लिख देना है क्या, जैसे तुम आंदोलन का नाम जानवे करता है, जैसे में क्या लिखना है, जैसे में लिखना है असहयोग आंदोलन। क्या लिखना है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, पता है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर लिखना है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार लिख देना, आंदोलन के नाम भी लिख देना है। तो कई आंदोलन भी किया, समझ तो लोग आ गया। तो यही सब लिखना है, ऐसे क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। और लिख सकता था, और क्या लिख सकता है, और लिख सकता क्या, इसने क्या कहता था, और क्या था, क्या इसने हरिजनों को न्याय दिलवाया था। क्या दिलवाया था, यानी हरिजनों के साथ पहले क्या होता था, हरिजनों के साथ जो है पहले मतलब भेदभाव होता था, लेकिन हरिजनों को भी न्याय दिलवाया था। लेकिन हरिजन के सबसे ज़्यादा न्याय दिलाने में बाबा भीमराव अम्बेडकर का योगदान था, ठीक है ना। लेकिन महात्मा गांधी भी कुछ किया था, ठीक है ना। तो इसने हरिजनों को न्याय दिलाया और हरिजन नामक पत्रिका का शुरुआत भी किया था ना, किया था। और क्या था, तो और यह जो है यह देशवासियों को यानी देशवासी जो था उसको अपना एकता का एहसास दिलाया था कि तुम एक दूगो निकलेगा तो थपड़ा के भगा देगा। तुमको अगर एकता में रहना है, तुम्हारा एकता क्या है, तो तुम लोग भीड़ में सब लोग बाहर निकल जाओ, ठीक है ना, अंग्रेज का विरोध करने। यानी देशवासियों को उसके एकता का परिचय करवाया। क्या करवाया, तो इसने देशवासियों को उसके अधिकार एवं एकता से परिचय करवाया। ऐसा लिख देना है, परिचय करवाया, ठीक है ना। और लास्ट में लिख देना है क्या, पहले तो शुरू में बताए कि क्या लिखना है, फिर सब हम बता दें क्या राजनीतिक के कारण बता दिए थे। और लास्ट में लिख देना इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का अहम योगदान था। बस हो गया, समझ तो लोग आ गया। चलो आगे बढ़ो।
ऐसे ही पूछ दिया गया है, ठीक है ना। पिछला साल तुम लोगों को महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान थे, ये पूछ दिया गया है। और समय ने अवज्ञा आंदोलन की क्या विवेचना करें, ये भी पूछ दिया गया है। इसलिए असहयोग आंदोलन बताए थे, तो असहयोग आंदोलन तुम लोग को 2 नंबर में बता दिए थे ना, 2 नंबर में बताए थे। 2 नंबर में आगे कैसे लिखना, 5 नंबर में आएगा तो कैसे लिखना भी बता दिए थे ना, तो वहाँ देख लेना। असहयोग आंदोलन नहीं बताते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा गया था पिछले बार भी। चलो अगला क्या है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, उपनिवेशवाद से आप क्या। लेकिन शुरू वाला जो बताए थे वो ऐड हो गया होगा, तुम लोगों को नहीं हुआ होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। शुरू में जो बताए थे 3 को नहीं बताया था। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है पता है। उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है, जब एक कमज़ोर देश किसी शक्तिशाली देश से, देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब एक कमज़ोर देश पर किसी शक्तिशाली देश का कब्जा हो जाता है, उसका अधिकार सबसे शक्तिशाली देश में चल जाता है, तो उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। क्या बोलते हैं। तो तुम लोग को डायरेक्ट पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछ सकता है डायरेक्ट, क्या उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में पूछा तो क्या पूछेगा, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। हाँ, तो खाली यहीं लिख देना कि उपनिवेशवाद एक ऐसा ढांचा है, उपनिवेशवाद एक ऐसा ढांचा है जिसके माध्यम से किसी देश का आर्थिक बोले तो जितना भी पैसा कौड़ी का मामला है सब कहाँ चल जाएगा, विदेश पर कहाँ चल जाएगा। तो देश का आर्थिक और उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक शोषण एवं उत्पीड़न होने लगता है। क्या होने लगता है, यानी कोई देश तुम पर कब्जा कर लेगा और सारा अधिकार वो अपने खुद ले लेगा, तुम्हारा शोषण होने लगेगा। यानी जब एक शक्तिशाली देश के द्वारा कमज़ोर देश पर कब्जा कर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। क्या बोलते हैं। हम लोग किसका उपनिवेशवाद थे, तो हम लोग थे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के उपनिवेशवाद थे ना। लेकिन भारत कमज़ोर नहीं था, लेकिन भारत में मतलब एकता उसमें रहता, बहुत सारा राजा था, सब अपने में लड़ रहा है। तो अंग्रेज लोग क्या कर रहा है, मजा ले रहा है, इधर समझ गया ना। तो यहाँ बोला क्या उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हो, तो बोला उपनिवेशवाद एक ऐसा ढांचा है, उपनिवेशवाद एक ऐसा ढांचा है जिसके माध्यम से किसी देश का आर्थिक, क्या बोलना है, आर्थिक और उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सामाजिक तथा साथ ही साथ सांस्कृतिक शोषण तथा उत्पीड़न होने लगता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब बोल रहा है कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। तो उपनिवेशवाद वास्तव में क्या है, तो उपनिवेशवाद वास्तव में साम्राज्यवाद का विस्तार करना। तुम किसी देश पर कब्जा काल कर रहा है क्योंकि तुम्हारा साम्राज्य बड़ा हो ना है, तो लिखना है क्या उपनिवेशवाद का मुख्य कारण क्या है। तो उपनिवेशवाद वास्तव में क्या है, तो साम्राज्यवाद का विकास करना, साम्राज्यवाद का विस्तार करना। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। तो क्या हम बताए थे तुम लोग, क्या औद्योगिकरण हुआ, क्या हुआ था, औद्योगिकीकरण क्या हुआ था। और औद्योगिकीकरण किसके का क्या हुआ था, औद्योगिकीकरण होने से क्या बताए थे, जहाँ औद्योगिकीकरण हुआ वहाँ क्या हुआ। औद्योगिकीकरण का मतलब होता है कि मशीन के द्वारा, जहाँ पहले हाथ से कोई वस्तु को बनाते थे वहीं पर अब मशीन के द्वारा सामान का निर्माण होने लगा। हाथ से तुम बनाते रहो दिन भर में एगो, ठीक है ना, जैसे कपड़े सी रहा था हाथों से सुबह भोग के सीते रहो, दिन भर लग जाएगा, मशीन यहाँ लगा तो फटाफट हो जाएगा, सिल के निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो जहाँ हाथ के द्वारा एक वस्तु का उत्पादन हो रहा था दिन भर में, वहीं मशीन के द्वारा लाखों वस्तु का उत्पादन होने लगा ना। तब कुछ पूछेगा औद्योगिकीकरण किसे कहता है, तो 2 नंबर में आ सकता है। तो लिखना है क्या, वस्तु एवं सामान का उपयोग, वस्तु एवं सामान का उत्पादन जब हाथ के बजाय मशीनों के द्वारा किया जाने लगा तो उसे औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या यहाँ पर, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। तो लिखना है औद्योगिकरण के जब यूरोप में औद्योगिकरण आया तो औद्योगिकीकरण के द्वारा मशीनों के द्वारा बहुत सारा वस्तुओं का निर्माण होने लगा। और सिंपल बात है, जब बहुत सारा वस्तुओं का निर्माण होगा तो उसे बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए ना। बाजार कहाँ मिलेगा ज़्यादा अच्छा, जहाँ बहुते लोग रहेगा ना। तो क्या, तब जब बहुत सारा वस्तु का निर्माण होने लगा तो सब यूरोप का जितना देश था सब सोचने लगा बैला किधर मिलेगा। और बैला के खोज के चक्कर में सब लोग इधर निकल गया, क्या हुआ, इधर निकल गया। और खोने के चक्कर में कहाँ आ गया, भारत आ गया। और भारत को क्या किया, बोला कि अच्छा बाजार हो, यहाँ बहुत जनसंख्या में बहुत होमच के है, ठीक है। तो भारत पर कब्जा कर लिया, क्या भारत पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो क्या बोला, औद्योगिकीकरण ने, बोल रहा है यहाँ पर औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। लिखना है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप, क्या लिखना है, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप, या लिखना है यूरोप में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बहुत सारा वस्तुओं का निर्माण होने लगा,
बहुत सारा वस्तुओं का निर्माण होने लगा। तो इस वस्तु को बेचने के लिए, इस वस्तु को बेचने के लिए बाजार के खोजने का हौर लग गया, बाजार के खोजने का हौर लग गया, ठीक है ना। इसी हौर में अंग्रेज लोग भारत आ गए, अंग्रेज लोग भारत आ गए और अंग्रेज को भारत एक बहुत अच्छा बाजार के रूप में मिला, बहुत अच्छा बाजार के रूप में मिला। इस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेज लोग भारत को अपना उपनिवेशवाद बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया, ठीक है ना। लिखना है क्या, अपना उपनिवेश बना लिया। जहाँ से अंग्रेज़ों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल जाता था और यहाँ से अंग्रेज लोग कच्चा माल लेकर इंग्लैंड जाते थे। फिर वहाँ से मशीन के द्वारा सामान बना के वही सामान को काफ़ी मूल्य पर और काफ़ी लाभ पर भारतीय बाजार में बेच देता था। इस प्रकार भारतीय बाजार का घरेलू उद्योग मतलब समझ रहा, छोटा जो उद्योग था, जो हाथ के द्वारा काम हो रहा था, छोटा जो उद्योग था, वो क्या होगा, नष्ट होने लगा। मशीन के सामने टिक पाएगा? वो दिन भर में जहाँ एगो बनाएगा तो महंगा होगा, एक बार पटक देगा, लाखों सामान पटक देगा तो पर पाएगा। तो इस प्रकार भारतीय बाजार के घरेलू उद्योग धीरे नष्ट होने लगा और वह मशीन के सामने टिक नहीं पाया। इस प्रकार यहाँ के घरेलू मालिक मजदूर बन गए। इसी प्रकार धीरे औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। बस इतना लिखना है, इसमें हाथी इतना लिखना है, उस सबने लिखना है, ठीक है। इसमें झूठे भर दिया है पूरा। अगला तुम्हारा है क्या, 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों को स्पष्ट करें, ठीक है। इससे पहले 1929 के आर्थिक संकट के कारणों और परिणामों का स्पष्ट करो। एक तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा लास्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, या भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, ठीक है ना। तीन देखो पिछला साल आ चुका है, पिछला साल क्या हुआ, आ चुका है, ठीक है ना। तो इसको हमको कम लगता है इस साल आएगा, क्योंकि 2021 में आ चुका है, 2021 में तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तुमको अगर पढ़ना ही मन होगा तो एक दो बार पढ़ लेना, इसको समझ आ गया ना। तो क्योंकि पिछला साल आ चुका है, ठीक है ना। पिछला साल तुम्हारा समझने अवज्ञा आंदोलन भी आ चुका है, महात्मा गांधी के बारे में भी आ चुका है, और राष्ट्रीय आंदोलन भी, ये प्रेस में तो समझ रहा है, ये पेपर पर जो छापता है, जो तुम्हारे टीवी टेलीविजन पर जो न्यूज़ दिखा था, उसको बोलते प्रेस, क्या बोलते हैं। तो प्रेस का बोला क्या योगदान थे, अब तुम लोग अपने पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि पिछला साल आ चुका है। अब देखिए 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारण और परिणाम को स्पष्ट करें। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों का स्पष्ट करें, परिणामों का, ठीक है। तो लिखना है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। तो कारण में पहले क्या लिखना है, कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न के मूल्य में कमी, क्या लिखना है। पहला कारण क्या लिखना है 1929 के, जो पूछ रहा है सिर्फ उतने लिखना, ज़्यादा बड़ा उड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट, यानी 1929 ईस्वी में इतना संकट आया था ना, ऐसा संकट आया था कि पूरा यूरोप में क्या है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, जितना भी देश यूरोप में सब ठप पड़ गया, सब क्या हुआ, सब कंगाल हो गया, क्या हो गया, कंगाल हो गया, भिखारी हो गया था, क्या हो गया था, भिखारी हो गया था, ठीक है ना। और अमेरिका का भी हालत ख़राब हो गया था, अमेरिका पहले सबको क्या दे रहा था। हम जानते हैं कि 1914 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व चला था ना। तो जब उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ तो यूरोप हो गया कंगाल, क्या हो गया। तो अमेरिका उसको मतलब निकालने के लिए, कि मतलब ये कंगाली से निकले, तो उसको क्या दिया था, लोन, क्या दिया था। लेकिन 1929 ईस्वी में आ गया था क्या, 1929 ईस्वी में आ गया मंदी, क्या आ गया। और ऐसा मंदी आया, तो मंदी मतलब समझता है तुम लोग, मंदी मतलब क्या होता है, सुनता है क्या बड़ी मंदी हो, मंदी मतलब क्या हुआ, क्या मतलब मंदी मतलब क्या हुआ कि समझ में नहीं बिकप हो, समझना तो बहुत ही हो, आप बिकबो नहीं कर पाओ, बिकबो कर पाओ तो सस्ता में बिकप हो, ठीक है ना। खरीदे वाला कोई ना है, समझ रहा है ना। यानी सामान मार्केट में है लेकिन खरीदे वाला पर पैसे ना है, अगर बिक भी रहा है तो सस्ता में बिक रहा है, उसको बोलते हैं मंदी, क्या बोलते हैं। तो मंदी आ गया, क्या गया, मंदी आ गया। और ऐसा मंदी आया था ना कि पूरा विश्व में एक बार आ गया। अरे कहीं मंदी आता है, हमारा गांव में आता है या कभी एगो देश में आता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में आ गया था, पूरा दुनिया में एक बार मंदी आ गया था, ठीक है ना। इसलिए उसको बोलते हैं विश्व आर्थिक मंदी, क्या बोलते हैं। तुम लोग को डायरेक्ट बोल देगा, क्वेश्चन में आ जाएगा विश्व आर्थिक मंदी कब आया था, बना 1929 में, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारण और परिणाम को स्पष्ट करे, कारण और परिणाम को स्पष्ट। तो लिखना 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। पहले लिखना है क्या, प्रथम विश्व युद्ध, क्या लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध। पहले क्या लिखना है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन पहले लिखा क्या लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध, क्या लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ, लिख देना है, प्रथम विश्व युद्ध, क्या लिखना है,
तो लिखना है 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व चला, जिसमें यूरोप के अधिकांश देश कंगाल हो गया। क्या हो गया था? कंगाल हो गया था। यह 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के प्रमुख कारण थे। दूसरा कारण में क्या लिखना है? दूसरा कारण में लिख देना है क्या? कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न के मूल्य में कमी। क्या लिखना है? कृषि उत्पादन यानी कृषि उत्पादन भी कम हो गया था। कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न के मूल्य में कमी। खाद्यान्न के मूल्य में यानी कृषि का उत्पादन भी घट गया था, और उत्पादन घट गया तो चलो ठीक है, तो उत्पादन घटने पर क्या होता है? महंगा होता है। जब सामान तुमको कम मिलेगा तो सामान क्या महंगा मिलेगा, लेकिन कृषि उत्पादन भी घट गया था और खाद्यान्न और उसका मूल्य घट गया था। क्या हुआ था? अरे कोई सामान घटता है मार्केट में तो क्या तो महंगा हो जाता है ना। जब बहुत मिलेगा तो सस्ता है और कम में मिलेगा तो महंगा है। यहाँ पर ही सामान में कम हो गया और यहाँ पर मूल्य भी सस्ता हो गया, यानी किसी पर पैसे ना जो खरीद सके, सब आ गया ना। दूसरा कारण क्या था? कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न के मूल्य में कमी। खाद्यान्न के मूल्य में कमी। क्या लिखना है? लिखना है कृषि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि तो हुई, लेकिन उसके खरीदने वाला के लोग क्या बहुत कम हो गया। क्या हो गया? बहुत कम हो गया। इससे कृषि उत्पादों की कीमत गिर गई। कृषि उत्पादों की कीमत गिर गई, जो विश्व आर्थिक संकट का प्रमुख कारण था। अगला लिखना है यूरोपीय देश के बीच संकट। यूरोपीय देश के बीच तो बताए थे, यूरोपीय देश में कौन आता है? तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, सर्बिया, ठीक है, ये सब जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, ये सब क्या है? सब यूरोपीय देश। क्या है? यूरोपीय देश। तो यूरोपीय देशों के बीच संकट, यूरोपीय देशों के बीच संकट। तो बताए थे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें कौन लड़ा था? तो लड़ा था वही तुम्हारा यूरोपीय देश जो था, वही लड़ रहा था ना, यानी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब आपस में लड़ रहा था ना। तो क्या हुआ? उससे संकट उत्पन्न हो गया। क्या हो गया था? संकट उत्पन्न हो गया। तो वही बोल रहा है क्या? यूरोपीय देशों के बीच संकट। यूरोपीय देशों के बीच संकट यानी यूरोपीय देश हो गया कंगाल। क्या हो गया? लिखना है कि यूरोपीय देशों के बीच संकट उत्पन्न हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोपीय देशों के बीच संकट उत्पन्न हो गया था और यूरोपीय देश लगभग कंगाल हो गए थे। क्या हुआ था? कंगाल हो गया था। तो उससे कंगाली से उभरने के लिए अमेरिका इसको लोन देने लगा था। लेकिन 1929 के विश्व आर्थिक मंदी के कारण अंग्रेज जो है, जो पैसा उधार दिया था ये लोग से क्या करने मांगने लगा, जो विश्व आर्थिक मंदी का एक प्रमुख कारण था। समझ आ गया ना। और उससे लिखना है क्या बोल रहा है? इसका परिणाम क्या बोल रहा है? अब इसका परिणाम लिखना है। क्या लिखना है? यानी इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम लिखा, अमेरिका पर भी प्रभाव पड़ा, अन्य देश पर भी प्रभाव पड़ा। इसका पूछेगा, तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व आर्थिक मंदी जो 1929 ईस्वी में आया था, इसका सर्वाधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर। कैसे पड़ा? अमेरिका का सब कुछ ठप पड़ गया, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका जो सबको पैसा के दिया था, लोन दिया था ना, और लोन में मांग रहा था, कोई दे रहा है, सब तो कंगाल अपने है, ठीक है ना। तो अमेरिका का क्या था? तो अमेरिका का सारा व्यापार ठप पड़ गया, ठीक है ना। सामान वामानों का उत्पादन बंद हो गया था। बैंक सब लोन देना सबको बंद कर दिया था। बैंक का सबको मांगने लगा लोन, जिसको बैंक लोन दिया था, लोन दे, तो लोन को देवन कर रहा था। तो बैंक को सब क्या हुआ? सब हो गया कंगाल। क्या हो गया? कंगाल हो गया था। अमेरिका पूरा तरह नष्ट होने लगा था, ठीक है ना। तो पहले लिखना अमेरिका पर प्रभाव। क्या लिखना है? अमेरिका पर प्रभाव। फिर दूसरा लिखना है अन्य देशों पर प्रभाव। अन्य देशों पर प्रभाव। और फिर लिखना है 3 नंबर भारत पर प्रभाव। क्या लिखना है? भारत पर प्रभाव। तो लिखना है क्या? अमेरिका पर प्रभाव में लिखना है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का सबसे अधिक प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। अमेरिका का सभी उद्योग कारखाना ठप पर गया। वहाँ का बैंक नष्ट हो गया। बैंक बोले मतलब बैंक कंगाल हो गया। इस प्रकार 1929 के आर्थिक संकट का सबसे प्रमुख सबसे बड़ा सबसे अधिक प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। फिर बोला अन्य देशों पर प्रभाव। तो अन्य देश पर लिखना है यूरोपीय देश। क्या लिखना है? यूरोपीय देश लिखना है। यूरोपीय देश का भी हालत काफ़ी ख़राब हो गया था। सब कंगाल हो गया था और सबका आर्थिक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था सब समाप्त हो गया था। फिर लिखना है भारत पर प्रभाव। क्या लिखना है? तो भारत पर को उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। क्या नहीं प्रभाव पड़ा? क्योंकि भारत उसमें क्या था? अंग्रेज का अति था, गुलाम में था ना। और भारत उसमें टेक्नोलॉजी में आगे नहीं था। अरे सब प्रभाव किसको पड़ता ज़्यादा? जो दूसरा देश पर अधिकतर डिपेंड रहता है खाने पीने में, दूसरा देश से सामान मंगाएगा खाएगा, और भारत में सब कुछ अपने उत्पादन हो रहा था, तो भारत पर उतना कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। लिखना है कि विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा था, लेकिन उतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि भारत में अधिकांश चीज़ का उत्पादन, अधिकांश खाद्यान्न चीज़ का उत्पादन भारत में खुद हो जाता था, ठीक है ना। तो यही लिख देना है। ये 2-3 बार पढ़ना है तो लिख देगा, कोई भारी बात ना है, ठीक है ना। लेकिन जो बोले थे कारणवा
यहाँ बोला था क्या संकट, क्या बोला था, तो संकटवा आज लिखना है। जो संकट हम बताए थे 3 को बताए थे ना। और प्रभाव क्या बताया था, प्रभाव में अमेरिका पर प्रभाव, अन्य देशों पर प्रभाव और भारत पर प्रभाव, ये तीनों मेन कारण लिखना है। इसी को 2 लाइन बढ़ा के लिख देना है। समझ तो लोग आ गया। चलो इतने रखते हैं, इतने हो गया मेन। क्या हो गया, ये तुम लोग को पढ़ना होगा तो लास्ट में पढ़ सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, ये पढ़ सकता है। लेकिन पिछला साल आ चुका है तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तुम लोग को जो मेन को 3 को जो मेन था शुरू में, क्या मेन था 3 को, जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण और रूसी क्रांति कारण, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है शुरू वाला। सब इतना लिख के आना है।